हेलो गाइस, वेलकम टू डूअर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं ओम प्रकाश आज आपके लिए द हिंदू एडिटोरियल लेके आया हूँ। आज का डे है मंडे, दिसंबर 24, 2018। आइए फ्रेंड्स देखते हैं आज का टॉपिक। फ्रेंड्स आज का टॉपिक है व्हाट इज़ एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी। ठीक है, एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी क्या है। एल्ट्रुइस्टिक वर्ड को जानेंगे पहले। एल्ट्रुइज्म होता है परोपकार, ठीक है, नाउन होता है, लेकिन उसी का एडजेक्टिव ये एल्ट्रुइस्टिक बना है और इसका मतलब हो गया परोपकारितापूर्ण। और सरोगेसी होता है किराए की कोख लेना, ठीक है ना, किसी का गर्भ किराए पर ले लेना, यूटेरस को किराए पर ले लेना, ये होता है सरोगेसी प्रोसेस। इसके बारे में हम जानेंगे आज इस टॉपिक पर। हमें सरोगेसी के बारे में पढ़ना है, उसकी क्या फील्ड्स हैं, क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं, ये कहाँ तक लीगल है कि नहीं, और इन सब चीज़ों पर चर्चा क्यों हो रही है ना। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो पहले आप सरोगेसी वर्ड को थोड़ा जान लीजिए। इन सब चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, ऐसे जस्ट जीके के लिए भी और वैसे भी इस टॉपिक को समझने के लिए भी आपको इन सारी चीज़ों की बात मतलब जानकारी होनी चाहिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, पहले सरोगेसी वर्ड को जानेंगे। जो अगर कोई कपल है, सपोज करिए कि एक फादर हो गया ये, और आपकी एक मदर हो गई, और एक और अदर वुमेन है एस, ठीक है ना, हमने कह दिया। तो ये कपल जो हैं इनको अगर बेबी नहीं हो रहा है, ठीक है, एफ और एम मतलब फादर और मदर, इनको बेबी नहीं हो रहा, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम क्या कुछ भी हो सकती हैं, उनकी खुद की मेडिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या फिर और भी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे कि मदर होती है तो उसके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो बच्चे को जन्म दे पाए, ठीक है, मतलब कहने का बच्चा हो सकता है गर्भ में ही उसकी डेथ हो जा रही हो, ऐसी कोई इम्प्लीकेशंस हो जाती हैं। तो ऐसे केस में ये होते हैं चाइल्डलेस पर्सन, चाइल्डलेस कपल होते हैं, इनके पास बेबी नहीं होता। तो इनके पास दो तरीके होते हैं बेबी पाने के। एक तो ये अडॉप्ट कर लें किसी बच्चे को, और दूसरा होता है कि ये अडॉप्ट नहीं करना चाहते, ये अपना खुद का बच्चा चाहते हैं, है ना, इनका खुद का बच्चा हो। तो उसके लिए क्या होता है कि ये सरोगेसी एक अच्छा प्रोसेस है जिसके द्वारा ये खुद का बच्चा प्राप्त कर सकते हैं। तो अब सरोगेसी दो प्रकार की होती हैं, ठीक है, सरोगेसी दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है ट्रेडिशनल और दूसरी होती है जीस्टेशनल सरोगेसी। तो आप ट्रेडिशनल सरोगेसी के बारे में पहले जानेंगे कि ट्रेडिशनल क्या होती है। इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है ट्रेडिशनल। जीस्टेशनल जो होती है ये बहुत फेमस है, ठीक है ना। तो लोग जीस्टेशनल को ही प्रेफर करते हैं, ट्रेडिशनल को कम प्रेफर करते हैं। ट्रेडिशनल क्या होती है पहले इसके बारे में हल्का सा जान लीजिए कि आप जानते हो कि एक मतलब बेबी के क्रिएशन के लिए मतलब कहने का फादर का स्पर्म और मदर के एग्स दोनों को फर्टिलाइज करा करके मतलब कहने का बेबी का क्रिएशन होता है, ठीक है ना, ये तो सब लोगों को पता है। तो यहाँ पर यही प्रोसेस होता है। बस ये प्रोसेस क्या होता है मतलब कहने का आईवीएफ के थ्रू होता है, ठीक है। आईवीएफ क्या होता है इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। मतलब कहने का अगर इस फादर जो कपल हैं मतलब इस फादर के स्पर्म और जो सरोगेट मदर है इसके एग्स के मैनुअल मतलब कहने का बाहर टेस्ट ट्यूब वगैरह में या लेबोरेटरी में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को करा करके और इस सरोगेट मदर के यूटेरस में अगर ट्रांसफ़र किया जाता है उस एम्ब्रियो को, उस मिक्सचर को, है ना, तो जो बेबी क्रिएट होता है उसे कहते हैं ट्रेडिशनल, ठीक है, ट्रेडिशनल सरोगेसी। इस प्रकार की सरोगेसी कहते हैं ट्रेडिशनल सरोगेसी। और इसमें होता क्या है, उसमें ये जो सरोगेट मदर है उस मदर के जीन रहेंगे, और जो कपल है कपल में सिर्फ फादर का ही अंश रहेगा, मदर का कोई रोल नहीं रहता इस बच्चे में, ठीक है। तो इसे कहते हैं ट्रेडिशनल सरोगेसी, जिसको बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं माना जाता। दूसरे पे आते हैं जीस्टेशनल सरोगेसी। क्या होता है जीस्टेशनल सरोगेसी में जो कपल होते हैं उसमें फादर के स्पर्म और मदर के एग्स इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है इस सरोगेट मदर के यूटेरस में ट्रांसफ़र किया जाता है और बेबी का क्रिएशन होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो सरोगेट मदर के एग्स होते हैं उनका कोई मतलब कहने का पार्टिसिपेशन नहीं होता। पार्टिसिपेशन होता है जो कपल यानी फादर और मदर हैं इन्हीं के स्पर्म और एग्स का मतलब कहने का यहाँ पर कॉम्बिनेशन होता है जो सरोगेट मदर के यूटेरस में आपको बेबी के रूप में मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो सरोगेसी होती है इसे जीस्टेशनल सरोगेसी कहते हैं। तो ये सरोगेसी के दो काइंड हैं, जिसमें ट्रेडिशनल जिसमें सिर्फ फादर का मतलब रोल होता है, तो फादर नहीं बल्कि फादर और मदर दोनों का मतलब कहने का कुछ अंश होना चाहिए, उसे जीस्टेशनल सरोगेसी कहते हैं, जिसको हम लोग मतलब कहने का ज़्यादातर प्रीफर किया जाता है ऑल वर्ल्ड में अगर आप बात करें तो, ठीक है। तो ये तो सरोगेसी हो गया। अब यहाँ एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी की बात की गई। तो सरोगेसी एक मतलब अगर आप इकोनॉमिकल सेंस में बात करो तो वहाँ पर दो होती हैं। एक तो होता है कि सरोगेट जो मदर है इसको ये स्वेच्छा से किसी का भला करना चाहती है। मान लो कोई मतलब कपल ऐसा है जिसके पास बच्चा नहीं है, बेबी नहीं है, तो उसकी स्वेच्छा से अगर कोई लेडीज़ मदद करना चाहती है तो इस प्रकार की सरोगेसी को कहते हैं एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी। और एक दूसरी होती है कि पैसे के लिए भी ये काम होता है, ठीक है, मतलब कहने का
कोई कपल पैसे के लिए सैरोगेट मदर को खोजते हैं और बदले में उसे पैसा दे देते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं कॉमर्शियल सैरोगेसी, ठीक है। तो ये भी दो काइंड है, इकोनॉमिकल सेंस में एल्ट्रुस्टिक होता है किसी का भला करने के लिए, चलो भाई उसके पास बच्चा नहीं है तो उसको बेबी प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक है, और दूसरा होता है कॉमर्शियल जिसमें पैसा मिलता है उसे पैसे से मतलब। तो ये एक तरह का बिजनेस भी है जो कि स्पेशली इंडिया में बहुत ज़्यादा मतलब है, इसलिए क्योंकि अदर कंट्रीज़ की अपेक्षा यहाँ पर जो गरीबी ज़्यादा है, और इसका एक रीज़न ये बनता है, मतलब इसका एक मतलब कहने का रिजल्ट ये निकल के आता है कि यहाँ पर ईजिली आसानी से मदर मिल जाती हैं जो सैरोगेसी का काम कर सकती हैं, ठीक है ना। मतलब कहने का ऐसी गरीब महिलाएं हैं जिनको आप सैरोगेट मदर के रूप में ट्रीट कर सकते हो, उनको खर्च दे दो, उनका पैसा दे दो, तो ऑब्वियसली कोई भी तैयार हो जाएगा, क्योंकि गरीबी ज़्यादा है तो उन्हें पैसे की ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए इंडिया में बहुत पॉपुलर हो गया है सैरोगेसी, ठीक है। तो इसी में जो हमारी गवर्नमेंट है अभी कुछ वीक्स पहले एक बिल लेकर के आई है, और उसी बिल के कारण ये जो मुद्दा है चर्चा में आया है, ठीक है। तो हम इस आर्टिकल को क्यों पढ़ने वाले हैं, क्योंकि एक नया बिल आया है और उस बिल में क्या लिखा है वो आपको इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद पता लगेगा, ठीक है। तो आपको बेसिक यही जानना था, और रीज़न क्या है इसके क्यों इंडिया में क्यों ज़्यादा फेमस है, वो सारी चीज़ें वन बाय वन जो मैंने बताई वो आपको यहाँ पर जानने को मिलेंगी। तो एक लाइन आप पढ़ेंगे, इंडिया हैज़ टू बी वरी ऑफ द काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। जो भारत है हैज़ टू बी वरी, उसे चिंतित होने की, वरी माने सचेत होना, ठीक है, सचेत होना, सतर्क होना, उसे सतर्क होना चाहिए, सतर्क होने की आवश्यकता है। ऑफ द काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन होता है शोषण, एक प्रकार के शोषण से। इट इज़ फॉस्टरिंग, फॉस्टर माने होता है पालन पोषण करना, पनपने देना, प्रमोट करना, बढ़ावा देना। तो भारत को उस शोषण से बचने की आवश्यकता है या बचना चाहिए जो कि इट इज़ फॉस्टरिंग, इट माने इंडिया जिसको बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। मतलब नए बिल में कुछ ऐसा आया है जिससे कि लोगों का शोषण हो सकता है ना, और कई चीज़ें केसेस कई सामने आते हैं। तो ये जो आर्टिकल है इसको लिखा है अनिंदिता मजूमदार जी ने, ठीक है। अनिंदिता मजूमदार जी हैं कौन, ये आपको वीडियो के लास्ट में पता लगेगा, और इन्होंने क्या चीज़ें कही हैं वो आपको आर्टिकल पढ़ने के बाद पता लगेगा, ठीक है। तो एक रफ आइडिया आपको सैरोगेसी का मिल गया। अब हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं इस आर्टिकल में। वाट इज़ एन अल्ट्रुस्टिक सैरोगेसी अरेंजमेंट, आखिर परोपकारितापूर्ण किराए की कोख लेने का जो अरेंजमेंट होता है ये क्या होता है। तो सैरोगेसी वर्ड को ही मैं यूज़ करूंगा बार बार इंग्लिश में, ठीक है, आप उसका मीनिंग समझ सकते हैं। अल्ट्रुस्टिक होता है परोपकारितापूर्ण ढंग से, मतलब दूसरे का भला करने के लिए, ठीक है। इसका अरेंजमेंट क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द न्यू सैरोगेसी रेगुलेशन बिल अप्रूव्ड बाय द लोकसभा लास्ट वीक, पिछले सप्ताह अप्रूव्ड बाय लोकसभा के द्वारा अप्रूव मतलब सहमति प्रदान किया गया, अप्रूव किया गया, कौन, न्यू सैरोगेसी रेगुलेशन बिल, उसके क्या अकॉर्डिंग टू मतलब कहने का नए सैरोगेसी रेगुलेशन बिल के अनुसार। कौन सा सैरोगेसी बिल, अप्रूव्ड बाय लोकसभा लास्ट वीक, जो पिछले सप्ताह लोकसभा के द्वारा अप्रूव किया गया है, जिस पर सहमति दी गई है ना, उसके अनुसार क्या है, इट इंक्लूड्स, इट क्या, यही बिल, ठीक है, ये बिल जो है इंक्लूड्स, ये शामिल करता है कॉन्ट्रैक्टिंग अ क्लोज रिलेटिव, कॉन्ट्रैक्टिंग माने कॉन्ट्रैक्ट पर लेना, अ क्लोज रिलेटिव एक निकट के मतलब कहने का संबंधी को, एज ए सैरोगेट, एक सैरोगेट के रूप में, बाय ए हेट्रोसेक्सुअल मैरिड कपल, हेट्रोसेक्सुअल मतलब अलग अलग सेक्स वाले, मतलब मेल फीमेल, मैरिड कपल मतलब शादीशुदा कपल्स हो गए, जोड़े हो गए, दंपति हो गए, हु हैव बीन चाइल्डलेस, जो कि मतलब कहने का शिशु विहीन है, बच्चे से विहीन है, फॉर 5 years 5 वर्ष से, ऑफ देयर मैरिज अपने शादी के। मतलब कहने का ये जो बिल आया है लोकसभा में, जो पिछले सप्ताह मतलब कहने का अप्रूव किया गया है, इसमें शामिल किया गया है एक क्लोज रिलेटिव को ही सैरोगेट के रूप में लिया जा सकता है एक कपल के द्वारा, ठीक है, और वही कपल ले सकता है जो कि शादी के 5 साल बाद भी बच्चे से विहीन हो, मतलब कहने का चाइल्डलेस हो, उस पर्सन, उस कपल के द्वारा, और जिसको वो सैरोगेट के रूप में चूज करेगा, मतलब कहने का जिस वुमेन को, वो क्या होनी चाहिए, क्लोज रिलेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो समझ में आया बात। तो पूरा मीनिंग आप देखेंगे कि सैरोगेसी बिल के अनुसार, जो कि लोकसभा में पिछले सप्ताह पारित किया गया है या अप्रूव किया गया, इसमें शामिल है कॉन्ट्रैक्टिंग ए क्लोज, ऐसे निकट संबंधी को कॉन्ट्रैक्ट देना, कॉन्ट्रैक्टिंग एज ए सैरोगेट, एक सैरोगेट के रूप में, किसके द्वारा, वो भी एक मैरिड हेट्रोसेक्सुअल मैरिड कपल के द्वारा, ठीक है। कौन सा व्यक्ति सैरोगेट, हु हैव बीन, सॉरी ये मैरिड कपल के लिए आया है, कौन से कपल्स, हु हैव बीन चाइल्डलेस, जो कि चाइल्डलेस है पिछले 5 वर्षों से, अपनी शादी के 5 वर्षों के बाद जो है अभी भी वो चाइल्डलेस है, उनके लिए, ठीक है ना। दिस लाइन, ये जो ऊपर लाइन कही गई है बिल के द्वारा, ये मतलब कहने जो स्टेटमेंट कहा गया है इसमें कह रहे हैं, दिस लाइन इन गिस्ट, गिस्ट माने होता है सार,
टोटल मतलब समरी एक तरह से, है ना। तो पूरी समरी के रूप में अगर हम कहें, पूरे संक्षेप में अगर हम कहें, तो ये लाइन क्या करती है, सेपरेट्स अलग कर देती है एल्ट्रुइज्म परोपकार को फ्रॉम द कमर्शियल टिंज, मतलब व्यावसायिक टिंज माने फीलिंग्स कह सकते हो कि व्यावसायिक रूप से, दैट कौन सा, दैट सैरोगेसी कैरीज विद इट, जो कि सैरोगेसी अपने साथ लेके चलती है, ठीक है ना। मतलब कहने का ये कि अभी तक क्या था कि आप किसी को भी सैरोगेट बना दो और रीज़न कुछ भी दे सकते हो कि हाँ इसे का संबंधी है, भले के लिए एल्ट्रुइज्म का बहाना देते और उसे पैसे पकड़ा दो, है ना, तो पता नहीं लगता था। लेकिन ये इस बिल में क्या हुआ, ये स्पेशल कंडीशन लेके आए कि क्लोज रिलेटिव को ही कॉन्ट्रैक्ट आप दे सकते हो, ठीक है ना, किसी कपल के द्वारा क्लोज रिलेटिव को ही कॉन्ट्रैक्ट दे सकता है। और ये रिक्वायरमेंट भी दे दी कि उसे कम से कम शादी के 5 साल हो चुके हों उन कपल्स को, ठीक है ना, ये चीज़। तो ये पूरी की पूरी लाइन जो है ये परोपकार को और व्यावसायिक रूप से अलग कर देती है ना। क्योंकि परोपकार फिर अलग हो जाएगा, क्योंकि क्लोज रिलेटिव तो वहाँ पैसे की भी चांसेस कम हो जाएंगे, और दूसरा जो कॉमर्शियल है जिसमें पैसा दिया जाता है उसके अलग ही, मतलब दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल अलग डिफरेंट हो जाएगी, दोनों में अंतर किया जा सकेगा, ठीक है। तो ये कॉमर्शियल टिंज को क्या कह रहे हैं, दैट सैरोगेसी कैरीज विद इट, जो कि सैरोगेसी अपने साथ लेके चलती है। व्यावसायिक रूप तो सैरोगेसी वास्तव में लेके चलती है, स्पेशली जब इंडिया की बात हो तब, है ना, क्योंकि यहाँ पैसे की बहुत कमी है और पैसे के लिए तो इंसान, मतलब आप जानती हो कि एक मुद्दा जब ऑर्गन के विषय में उठा था कि लोग अपने अंग दान करते थे, किडनी बेच देते थे और पैसा ले लेते थे, ब्लड डोनेशन भी इसी हिसाब से पैसे के लिए हो जाता है, ठीक है। तो मतलब ऐसे बहुत सारे केसेज है, इन पर अगर लॉ ना बना हो तो समझ लीजिए कि इंसान ब्लड बेच करके और किडनी बेच करके अपने मतलब कहने ऑर्गन्स बेच करके भी पैसा ले, क्योंकि गरीबी हद से ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए इन पर सॉलिड रूल बना दिया गया ताकि ऐसे केसेस कम होते हैं, लेकिन फिर भी मतलब इतने कम होते हैं कि उनको नोटिस नहीं आते, और आते हैं अगर नोटिस में तो फिर ऑब्वियसली उनके खिलाफ मतलब सख्त कार्रवाई होती है। तो आगे पढ़ते हैं हम। हाउ इज एन एक्ट ऑफ सेल्फलेसनेस ट्रांसलेटेड इनटू थिंकिंग अबाउट अ प्रेगनेंसी। हाउ, कैसे, एन एक्ट ऑफ सेल्फलेसनेस, निस्वार्थ का कार्य, ट्रांसलेटेड इनटू, उसे मतलब अनुवादित कर दिया गया है, तब्दील कर दिया गया है, इनटू थिंकिंग अबाउट, सोचने पर, थिंकिंग अबाउट अ प्रेगनेंसी, एक प्रेगनेंसी के बारे में सोचने पर, दैट इज एम्ड टुवार्ड्स, जिसका लक्ष्य है, टुवार्ड्स रिलिंक्विशिंग द चाइल्ड। रिलिंक्विश का मतलब होता है अनिच्छा के साथ किसी चीज को त्याग देना, रिलिंक्विश मतलब अनविलिंगली गिव अप समथिंग, किसी चीज को त्याग देना, किसी चीज को ना रखना अपने पास, वो भी अनिच्छा के साथ, मतलब आपकी इच्छा ना हो उसे छोड़ने की, लेकिन फिर भी आपको उसे त्याग दो। तो रिलिंक्विशिंग द चाइल्ड मतलब कहने का बच्चे को त्याग देना, टू अ क्लोज रिलेटिव, एक पास के संबंधी को, ठीक है। तो कैसे ये निस्वार्थ का रूप मतलब के रूप में ट्रांसलेट किया गया है, इस बात को, प्रेगनेंसी की इस बात को सोचना, दैट की जिसका लक्ष्य क्या है कि एक बच्चे को त्याग देना, किसको, या फिर दे देना, टू अ क्लोज रिलेटिव, एक निकट सगे संबंधी को, है ना। तो मतलब कहने का एक सगे संबंधी को आप मतलब कहने का बच्चे को दे रहे हो, और इस प्रकार की जो प्रेगनेंसी है इसको कैसे सेल्फलेसनेस मतलब कहने का निस्वार्थ के रूप में ट्रांसलेट किया गया है, ये अचंभित कर देने वाली बात है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगाया है इन्होंने। इन द यूके, अब यूके के बारे में सुन लीजिए, यूके में क्या लॉ है इसको लेकर के, ठीक है। इन द यूके में लॉज ऑन सरोगेसी अलाउ ओनली अल्ट्रुइस्टिक अरेंजमेंट, जो कानून है सरोगेसी पर अनुमति देता है ओनली अल्ट्रुइस्टिक अरेंजमेंट्स, केवल परोपकारितापूर्ण अरेंजमेंट्स को ही मतलब कहने का अलाउ करता है, वेयर जहां पर द सैरोगेट कैन बी पेड, सैरोगेट को चुकाया जा सकता है ओनली रीजनेबल एक्सपेंसेस, रीजनेबल मतलब उचित खर्चे, है ना, मतलब रीजनेबल एक्सपेंसेस ही उनको चुकाया जा सकते हैं। अब रीजनेबल एक्सपेंसेस में आपके क्या आ सकते हैं, उसके ट्रीटमेंट का खर्चा आ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो सैरोगेट मदर है उसके डाइट का खर्चा आ सकता है, वो खाने पीने का उसके, और प्रॉपर वेल मतलब उसको मेंटेन करने का जो भी खर्च हो सकता है, इस प्रकार की ये सारे मतलब जो रिक्वायर्ड एक्सपेंसेस हैं, केवल वही एक्सपेंसेस, इनके आधार पर ही अल्ट्रुइस्टिक अरेंजमेंट इसको अलाउ करती है यूके गवर्नमेंट, ठीक है। और भी इसके बारे में आप जानिए आगे। द फ्लूइडिटी इन डिफाइनिंग रीजनेबल एक्सपेंसेस मीन्स, फ्लूइडिटी मतलब होता है स्मूथनेस, मतलब कितनी तरलता है, कितनी सरलता है, इन डिफाइनिंग मतलब व्यक्त करने में, डिफाइन करने में, रीजनेबल एक्सपेंसेस मीन्स मतलब कहने का रीजनेबल एक्सपेंसेस को, जो रीजनेबल एक्सपेंसेस इन्होंने मतलब कहने का उचित खर्च की बात कही, इसको व्यक्त करने में, इसको मतलब कहने का स्पष्ट रूप से डिफाइन करने में कितनी मतलब कहने का तरलता आप यूज़ करते हो, उसका मतलब क्या है, मीन्स उसका मतलब है दैट कि दिस शुड आइडियली इंक्लूड पेमेंट,
इसमें दिस शुड, इसमें चाहिए आइडियली आदर्श रूप से इंक्लूड करना, शामिल करना पेमेंट, केवल वो पैसा फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट जो मेडिकल ट्रीटमेंट में लगाया गया है, एंड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। देखिए इन विट्रो यहाँ पर आ गया, मैं इन विट्रो के बारे में आपको पर्टिकुलर बता देता हूँ, है ना। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि पर्टिकुलर मतलब एग्स जो मतलब कहने का ह्यूमन बीइंग है उनमें जो कपल होते हैं, ठीक है, मेल और फीमेल, उनकी मतलब कहने का एग्स और साथ में स्पर्म दोनों का मैनुअल फर्टिलाइजेशन करवाया जाए लेबोरेटरी में, ठीक है ना, और फिर उसको यूटेरस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को आईवीएफ कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। तो वही आईवीएफ ये कह रहे हैं कि एंड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसमें जो पैसा खर्च हुआ वो, ठीक है ना, क्योंकि सैरोगेसी में ऑब्वियसली ये क्या होता है, एक टेक्निकल ही मेथड होता है, ठीक है, टेक्नोलॉजी का से रिलेटेड। इसमें क्या होता है कि आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, तब जाकर के मतलब बेबी का क्रिएशन होता है। तो फ्लूइडिटी जो है मतलब रीजनेबल एक्सपेंस को मतलब कहने का डिफाइन करने में वो कितनी है, वो उसका मतलब ये है कि एक स्पष्ट पेमेंट होना चाहिए मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, है ना। रीजनेबल खर्च का मतलब क्या होगा, मतलब ये है कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसमें पेमेंट, उसका जो पेमेंट है वो शामिल होना चाहिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी शामिल होना चाहिए इसमें जो खर्च हो रहा है, और बट में इंक्लूड अदर एक्सपेंस, और इसमें और भी छोटे मोटे खर्चे जो होते हैं वो इंक्लूड कर सकते हो आप, है ना। लेकिन जो भी होना चाहिए ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मतलब ये कहने का, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया में अल्ट्रुइस्टिक सैरोगेसी इंटेल्स रिस्ट्रिक्टेड, जो अल्ट्रुइस्टिक सैरोगेसी परोपकारितापूर्ण जो सैरोगेसी होती है, इंटेल्स माने होता है इंक्लूड्स, ठीक है, ये वर्ड आ चुका है एग्जाम में इसलिए इसे याद रखेंगे। मतलब इंटेल्स मतलब क्या, इंक्लूड नहीं, इन्वॉल्व, ठीक है, इनमें शामिल होता है, इंक्लूड वही सेंस दे रहा है लगभग। इंटेल्स इसमें इन्वॉल्व होता है क्या, रिस्ट्रिक्टेड, निषेधपूर्ण। अब इसको थोड़ा सा जानेंगे आप, हाइफन से लगा है और यहाँ तक गया है, तो रिस्ट्रिक्टेड प्री अप्रूव्ड पेमेंट्स, ये जो रिस्ट्रिक्टेड है ना वो यहाँ से जुड़ेगा। अब बीच में क्या लिखा है वो आप जान लीजिए, इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के अलग अलग भागों में, वैरिंग लेवल ऑफ लीगल रिस्ट्रिक्शन, मतलब विभिन्न स्तर के लीगल वैधानिक या कानूनी निषेध, और कंप्लीट बैन्स, मतलब या फिर पूरी की पूरी तरह बैन, बंदी आर प्रैक्टिस्ड, इसका पालन किया जाता है। दुनिया के अलग अलग भागों में अलग अलग कानूनी निषेध और या फिर पूरी तरह से बैन का प्रैक्टिस किया जाता है, पालन किया जाता है, ठीक है। वहाँ पर जब पूरी दुनिया में ये सिचुएशन है तो उस समय ऑस्ट्रेलिया की ज़्यादातर भागों में अल्ट्रुइस्टिक सैरोगेसी जो है उसमें इन्वॉल्व है, क्या इंटेल्स माने इन्वॉल्व, उसमें शामिल है रिस्ट्रिक्टेड प्री अप्रूव्ड पेमेंट्स, मतलब रिस्ट्रिक्टेड माने सीमित, प्री अप्रूव्ड पहले से निर्धारित किया गया, पेमेंट माने पैसा। रिस्ट्रिक्टेड माने सीमित होगा और पहले से निर्धारित किया गया पैसा होगा, किसके लिए, टू द सैरोगेट, सैरोगेट के लिए। ऐसा ऑस्ट्रेलिया का रूल है, ठीक है। इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है फॉर डाइट, इंक्लूडिंग फॉर डाइट, खाने पीने का भी खर्च, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान, और एंड या और फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट, या फिर आप मेडिकल ट्रीटमेंट का, ठीक है। मतलब ये सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी और प्री अप्रूव्ड पेमेंट होगा, रिस्ट्रिक्टेड होगा, लीगली रिस्ट्रिक्टेड होगा, ठीक है ना, ये कहने का मतलब। और ये सब चीज़ें किसमें, अल्ट्रुइस्टिक सैरोगेसी में शामिल है। कहाँ की, ये ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हाउएवर, फिर भी अल्ट्रुइज्म आल्सो इंटेल्स द प्रोविजन, जो परोपकार है, आल्सो इंटेल्स का मतलब होता है इन्वॉल्व, उसमें शामिल है द प्रोविजन, प्रावधान, दैट की द सैरोगेट इज द लीगल मदर ऑफ द चाइल्ड। मतलब ऑस्ट्रेलिया की ये कंटिन्यू कर रहे हैं कि जो परोपकार है इसमें क्या, इसमें ये बात, ये प्रावधान भी शामिल है कि जो सैरोगेट होगा वो क्या होगा, इज द लीगल मदर ऑफ चाइल्ड, वही बच्चे की कानूनी माता होगी, कानूनी माँ होगी, ठीक है। विच कैन, कैसा बच्चा, बच्चे की बात कर रहे हैं ये, विच कैन बी ट्रांसफर टू द पेरेंट्स, जो कि माता पिता को ट्रांसफ़र किया जा सकता है थ्रू अ लीगल प्रोसेस, एक लीगल प्रोसेस के द्वारा। मतलब कहने का ऑस्ट्रेलिया की यहाँ बात कर रहे हैं कि वहाँ पर कानूनी माँ वही सैरोगेट मदर ही होगी, है ना, लेकिन हाँ उसे आप एक लीगल प्रोसेस के द्वारा उन पेरेंट्स को ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है एडॉप्शन, एडॉप्शन भी एक तरीका है ना, कि अडॉप्ट कर लिया उस बच्चे को, ठीक, सीधी सी बात है। इन मैनी कंट्रीज, ज़्यादातर देशों में, इन यूरोप के, द एक्ट ऑफ जिस्टेशन डिफाइंस मदरहुड, जो जिस्टेशन का एक्ट होता है वही मातृत्व, मदरहुड होता है मातृत्व, है ना, उसको डिफाइन करता है। जिस्टेशनल सैरोगेसी मैंने आपको बताया था, है ना, कुछ उससे रिलेटेड है। जिस्टेशन होता है पर्टिकुलर टाइम पीरियड, जितने दौर तक बच्चा जो है गर्भ में रहता है, यूटेरस में रहता है, उसकी बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। तो द एक्ट ऑफ जिस्टेशन जो होता है यही मातृत्व को निर्धारित करता है, मतलब कहने का जिसके गर्भ में बच्चा है वही उसकी माँ है, कहने का मतलब ये है ना। इवन दो, यद्यपि द एग यूज्ड फॉर प्रेगनेंसी थ्रू IVF में बिलोंग टू द कपल एंटरिंग द अरेंजमेंट,
यद्यपि जो एग को हिंदी में अंडाणु कहते हैं, ठीक है ना, तो वही कह रहे हैं अंडाणु शुक्राणु, ये आपने टर्म सुना होगा बार बार, मतलब कहने का ये जो एग है वो एग उन्हीं की बात कर रहा है, यूज्ड फॉर प्रेगनेंसी, जिनको प्रेगनेंसी में यूज किया गया है थ्रू आईवीएफ के द्वारा। आईवीएफ का मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के दौरान जो एग्स यूज किए गए हैं प्रेगनेंसी में, मे बिलोंग टू, उनकी संभावना होती है कि वो बिलोंग करेंगे किससे, कपल से, उन कपल से एंटरिंग द अरेंजमेंट, जो कि इस अरेंजमेंट में अल्ट्रुइस्टिक अरेंजमेंट में, अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी अरेंजमेंट में जो कि एंटर कर रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कहने का जीस्टेशनल सरोगेसी हो रही है, ठीक है। तो ऐसे चांस ऑब्वियसली क्या है कि कपल्स के ही स्पर्म्स और एग्स वहाँ पर उस प्रोसीडर में, उस आईवीएफ में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन मदरहुड जो होता है वो जीस्टेशन, एक्ट ऑफ जीस्टेशन होता है, मतलब कहने का जिसके गर्भ में बेबी है ना, वही उसकी माँ होगी, मातृत्व होगा, तो ये डिफाइन किया गया। तो कहने का मतलब पूरा मीनिंग ये है कि यूरोप के कई देशों में जो एक्ट ऑफ जीस्टेशन होता है यही मातृत्व को निर्धारित करता है, भले ही जो एग है प्रेगनेंसी के दौरान आईवीएफ में वो बिलोंग करता हो उस कपल से जो कि उस अरेंजमेंट में आए थे, है ना। तो भले ही एग्स उनके हों, बट ये जो मदरहुड है ये डिफाइन होता है एक्ट ऑफ जीस्टेशन से, कौन मतलब कहने का उनको, उस बच्चे को अपने गर्भ में रखता है, ठीक है ना, ये कहने का मतलब। आगे पढ़ते हैं, रोल ऑफ सरोगेट। सरोगेट का क्या रोल है, क्या भूमिका है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। एज पर द न्यू सरोगेसी बिल, नए सरोगेसी बिल के अनुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द न्यू सरोगेसी बिल भी आप लिख सकते हो, ठीक है। द सरोगेट इन इंडिया कंटिन्यूज टू फुलफिल हर रोल एज ए जेस्टेट, ठीक है ना। जो सरोगेट है भारत में कंटिन्यूस, वो जारी है, टू फुलफिल, पूरा करना, हर रोल, अपना योगदान, एज अ जी स्टेट। जी स्टेट माने होता है बच्चे को, जी स्टेट होता है पर्टिकुलर ऐसा प्रोसेस जिसमें कि मतलब बच्चे का डेवलप होता है, मतलब डेवलपमेंट होता है, विकास होता है ना, एक विकास की प्रक्रिया। तो सरोगेट जो भारत की हैं वो अपनी भूमिका पूरी तरह से निभाती हैं एक जी स्टेट के रूप में, मतलब बच्चे को विकसित करने में, ठीक है। इन कीपिंग विद द इंसिस्टेंस ऑन जी स्टेशनल सरोगेसी, ठीक है। जी स्टेशनल सरोगेसी मैंने आपको बताया था क्या होता है, और इंसिस्टेंस ऑन समथिंग, किसी चीज़ पर जोर देना, ठीक है। तो जी स्टेशनल सरोगेसी पर जोर देने की, इन कीपिंग विथ मतलब होता है के अनुरूप, ठीक है। तो जी स्टेशनल जो सरोगेसी है उस पर जोर देने के अनुरूप, उसी के अनुरूप क्या है, अब सरोगेसी की पहले बात कर रहे हैं तो इनके बारे में जानेंगे। जी स्टेशनल सरोगेसी विच मेक्स द यूज ऑफ आईवीएफ, जो कि आईवीएफ के प्रयोग को क्या बनाती है, मेक द यूज ऑफ आईवीएफ को बनाती है, एंड अदर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, और अन्य असिस्टेड सहायता प्राप्त, जो मतलब सहायता देने वाली रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी होता है, प्रजनन से संबंधित तकनीकियाँ को मैंडेटरी बनाती है ना। तो ये कैसे है, मेक समथिंग मैंडेटरी, तो मेक तो आ गया और मैंडेटरी भी आ गया, और समथिंग की जगह इतना सारा आया है, ये देखिए, यूज द आईवीएफ एंड अदर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इतना सारा आकर के ये समथिंग की जगह है। मेक समथिंग मैंडेटरी का मतलब आप सभी जानते हो क्या होता है, किसी चीज़ को अनिवार्य कर देना, है ना, हर हाल में वो होना चाहिए। अब मैंडेटरी इतना दूर पे आया है तो इसलिए आपको हो सकता है जोड़ने में प्रॉब्लम हो जाए, तो लेकिन ये चीज़ तो ध्यान देनी ना आपको कि क्या चीज़ मेक बना रहा है मैंडेटरी, यूज ऑफ आईवीएफ और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इन दोनों को ही अनिवार्य बनाने वाली जो जी स्टेशनल सरोगेसी, क्योंकि इन दोनों में ही जो जी स्टेशनल सरोगेसी होती है इसमें दोनों ही चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। एक तो आईवीएफ की यूज़ होता ही है, आप सभी को पता है, दूसरा असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, मतलब कहने का अन्य इसको सहायता देने वाली रिप्रोडक्टिव जो टेक्नोलॉजीज वो भी यूज़ होती हैं इसके साथ, इन दोनों को अनिवार्य हर हाल में इनकी आवश्यकता पड़ती है जी स्टेशनल सरोगेसी में, ठीक है। तो इस पर इसके अनुरूप क्या है, द करेंट बिल, जो हमारा वर्तमान बिल आया है, इज फेथफुल टू द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो इन बातों को ध्यान में रखकर जो हमारा करंट बिल आया है ये फेथफुल है, वफादार है, मतलब क्या है, किसी चीज़ के अनुरूप है ना, फॉलो फेवर में है द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इज मतलब के ड्राफ्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बिल 2010, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा ड्राफ्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बिल 2010 पास किया गया था, ठीक इसके अनुरूप है वर्तमान वाला बिल, ठीक है ना। तो ये जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ये संस्थान है जिसके द्वारा 2010 में एक ड्राफ्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बिल पास किया गया था, और इस बिल के अनुरूप ही हमारा वर्तमान बिल है ना। किन मुद्दों पर, जी स्टेशनल सरोगेसी के मुद्दे पर, जो कि हर हाल में जिसके लिए आवश्यक होता है आईवीएफ का प्रोसेस, और दूसरा अन्य रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज का यूज, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं, द लेटर हैज़ गवर्न द प्रैक्टिस। अब लेटर आया, देखिए अब इस लेटर वर्ड को ध्यान से आप देखेंगे, लेटर मैंने 3 बताए थे, एक LETTER पत्र के लिए होता है, दूसरा LATER कोई
मतलब कहने का टाइम में बाद का सेंस देता है। और LATTER जो आया है, LATTER ये सेंस देता है आपको फॉर्मर के बाद लेटर वाला, मतलब क्रम में। जैसे अगर हम कहें कि एप्पल एंड ग्रेप्स आर हेयर, है ना, फॉर्मर इज वेरी टेस्टी, तो अब यहाँ पर एप्पल्स और ग्रेप्स जो हैं यहाँ पर हैं एंड फॉर्मर आर वेरी टेस्टी। तो अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे कि एप्पल और ग्रेप, तो एप्पल पहले आया और ग्रेप्स बाद में आए, ठीक है। तो फॉर्मर मैंने लिखा तो एप्पल हो जाएगा, और लेटर अगर मैं कहूँगा तो ग्रेप्स हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो फॉर्मर और लेटर वाला है वो ये स्पेलिंग है, ठीक है, मतलब जो बाद में आया है वो लेटर ये होगा। तो यहाँ पर जब क्वेश्चन बनते हैं तो प्रॉब्लम क्या होती है, स्पेलिंग के साथ खिलवाड़ करते हैं। ये LATTER ये क्रम में आगे और पहले और दूसरे, मतलब पहला और बाद वाला का सेंस देता है। और LATER अगर होता है तो वो क्या है, मतलब कहने का टाइम में बाद का सेंस देता है ना। आई विल कैच यू लेटर, मैं आपसे बाद में मिलूंगा, बाद में बात करूंगा। तो लेटर जो LATER होगा वो बाद में का सेंस देगा। तो बाद में का सेंस ऑर्डर में या क्रम में नहीं, बल्कि बाद में का सेंस टाइम में, है ना, कुछ समय के बाद, ठीक है। तो वो बाद में का सेंस देता है। और LETTER पत्र का मतलब होता है, तो इसके बारे में कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। तो ये लेटर जो कह रहा है तो कौन है, एक तो पहले ऊपर वाला बिल हो गया हमारा करंट बिल, और दूसरा बिल ये है ड्राफ्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बिल 2010, ठीक है। तो इसकी बात हो रही है 2010 वाले बिल की। हैज़ गवर्न द प्रैक्टिस ऑफ सैरोगेसी, इसने सैरोगेसी की प्रैक्टिस माने प्रथा को क्या किया, गवर्न किया, मतलब कहने का चलाया। टिल कब तक, जब तक कि द सैरोगेसी बिल ऑफ 2006 2016 का सैरोगेसी बिल बैनिंग कमर्शियल सैरोगेसी, जो कि बैन करता है व्यावसायिक सैरोगेसी को, कम्स इनटू इफेक्ट, मतलब प्रभाव में नहीं आ गया, ठीक है। तो जब तक 2016 का जो कॉमर्शियल सैरोगेसी बिल है ये प्रभाव में नहीं आ गया, तब तक सैरोगेसी की प्रथा को गवर्न करने वाला 2010 का बिल आया था, ठीक है ना। ये कहने तब तक 2010 के बिल ने इसको क्या किया था, गवर्न किया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए है, एक तो लेटर आपने जाना, दूसरा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस वर्ड, ठीक है, द प्रैक्टिस ऑफ सैरोगेसी, सैरोगेसी की प्रथा। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए ये है कि प्रैक्टिस की दो स्पेलिंग्स होती हैं, एक तो वर्ब और एक यहाँ पे मतलब कहने का नाउन, ठीक है। तो ये नाउन की पोजीशन पे तो CE आया है, वर्ब होता तो ऐसी होता, ठीक है। तो कौन सी पोजीशन पे ये आपको देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। द लिखा है ना, तो द तो एक नाउन के लिए आगे लगेगा ना, द प्रैक्टिस ऑफ सैरोगेसी, तो सैरोगेसी की प्रथा, यहाँ पर प्रथा मीनिंग करना है, ना कि प्रैक्टिस करने के लिए आना है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज टिल आया है, इसके आगे वाला सेंटेंस टिल या अनटिल आता है, अनलेस आता है, तो आगे वाले सेंटेंस नेगेटिव नहीं होते, वो ऑटोमेटिकली नॉट का सेंस देते हैं। तो आप देख भी रहे हो कि टिल आया है, यहाँ पर कम्स इनटू इफेक्ट आया, ना कि डज नॉट कम इनटू इफेक्ट आया, ठीक है। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही है। तो जब तक सैरोगेसी बिल 2016 जो कि कमर्शियल सैरोगेसी को बैन करता है वो प्रभाव में नहीं आया, तब तक 2010 वाला जो बिल था लेटर के लिए जिसके लिए लाया है, तो 2010 का बिल इसने सैरोगेसी की प्रथा को क्या किया था, गवर्न किया था, उस पर शासन किया था, ठीक है ना। तो असल में सैरोगेसी बिल ये 2010 में आपने देखा कौन सा बिल आया, 2016 में सैरोगेसी बिल आया था, और अब फिर 2018 में इधर एक और बिल आया है, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं। मदरहुड डिडंट बिलोंग टू सैरोगेट, जो मातृत्व है वो नहीं संबंधित है सैरोगेट से, ठीक है ना। शी वाज ट्रेंड टू थिंक ऑफ हरसेल्फ एज ए जेस्टेट, मतलब कहने का कि मातृत्व जो होता है वो सैरोगेट से रिलेटेड नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। शी मतलब कौन, ये सैरोगेट की बात कर रहे हैं। सैरोगेट जो होती है वाज ट्रेंड, उसको ट्रेंड किया गया था जाता है टू थिंक ऑफ हर सेल्फ, कि वो अपने बारे में सोचे एज ए जी स्टेट, कि वो सिर्फ क्या है, बच्चे को मतलब जन्म देना है, उसे केवल एक पर्टिकुलर पीरियड तक सेना है, सिर्फ इसके बारे में सोचे। एज रिसर्च बाय अमृता पांडे सजेस्ट, जैसा कि रिसर्च में अमृता पांडे जी के द्वारा सजेस्ट किया गया है, ठीक है ना, सुझाव दिया जाता है। एंड रिलिक्विशमेंट ऑफ द चाइल्ड वाज एन एब्सोल्यूट एसेंशियल क्लॉज विद इन द ड्राफ्ट बिल्स ऑन कमर्शियल सैरोगेसी, मतलब कहने का, और रिलिंक्विशमेंट मतलब होता है त्याग देने की प्रक्रिया, ऑफ द चाइल्ड बच्चे को, वाज एन एब्सोल्यूट इसेंशियल बिल्कुल अनिवार्य रूप से क्या, इसेंशियल आवश्यक क्लॉज वक्तव्य बन गया है विद इन द ड्राफ्ट, जो कि ड्राफ्ट बिल के अंदर है, ऑन कौन सा ड्राफ्ट बिल, ऑन कमर्शियल सैरोगेसी, जो कमर्शियल सैरोगेसी पे आया है, ठीक है। एंड इन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस माने प्रचलन में भी है, इन द सैरोगेसी कॉन्ट्रैक्ट, सैरोगेसी कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है ना। तो
अब पूरा मीनिंग आप देखेंगे कि मातृत्व जो है ये सैरोगेट से बिलोंग नहीं करता है, ठीक है ना, कि जो मातृत्व है आप उसको सैरोगेट से रिलेट कर दो कि नहीं नहीं फिर उसी का होना चाहिए, ऐसा नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्ट है उस पर भी कुछ चलना है। और क्या है वो कि सिवा उसको ट्रेंड किया जाता है कि वो थिंक करे अपने आप को एज ए जी स्टेट के रूप में, कि बस सिर्फ बच्चे का मतलब कहने का बच्चे को से रही है जब तक उसका जन्म नहीं हो रहा, ठीक है, ऐसे ट्रीट करे। और ऐसा कौन कह रहा है? एज ए रिसर्च बाय अमृता पांडे सजेस्ट, अमृता पांडे के द्वारा ऐसा रिसर्च में सजेस्ट किया गया है, ठीक है ना। द रिलिक्विशमेंट ऑफ चाइल्ड, कि और उसे बच्चे को त्यागना पड़ेगा मतलब छोड़ना पड़ेगा, ये एक एब्सोल्यूट इसेंशियल क्लॉज है, क्योंकि वो ड्राफ्ट बिल में पेश किया गया। कौन सा ड्राफ्ट बिल? जो कि कॉमर्शियल सैरोगेसी पे आया है, ठीक है। और इस समय प्रैक्टिस में भी है सैरोगेसी कॉन्ट्रैक्ट की, क्योंकि सैरोगेसी कॉन्ट्रैक्ट में यही होता है कि जब जैसे ही बच्चे का जन्म होगा आपको उसे रिलिक्विश करना पड़ेगा, उन पेरेंट्स को देना पड़ेगा, ठीक है, ये कहने का मतलब है। द कॉमर्शियल सैरोगेसी अरेंजमेंट इन इंडिया, भारत में जो कॉमर्शियल व्यावसायिक सैरोगेसी की जो प्रक्रियाएं हैं, वाज एन एक्सचेंज ऑफ मनी, वो क्या है? पैसे का सिर्फ आदान प्रदान है, फॉर सर्विसेज, सेवाओं के लिए। एंड येट, और अभी भी है ना, वो सिर्फ जो भारत में कॉमर्शियल सैरोगेसी अरेंजमेंट चल रहे हैं वो क्या है? वो सिर्फ पैसा का आदान प्रदान ही थे। एंड येट, और अभी भी क्लिनिक्स एंड सैरोगेसी एजेंट्स, जो क्लिनिक्स हैं और जो सैरोगेसी एजेंट होते हैं, वेंट टू ग्रेट लेंथ, ये काफ़ी मतलब कहने का हद तक गिर जाते हैं, टू ट्रांसफॉर्म, बदलने के लिए, द कॉमर्शियल एलिमेंट ऑफ सैरोगेसी अरेंजमेंट, सैरोगेसी अरेंजमेंट का जो व्यावसायिक रूप है, व्यावसायिक तत्व है, उस प्राइमरली आइडेंटिफाइड है, जिससे कि पहले मुख्य रूप से क्या किस लिए आइडेंटिफाई किया जाता है? सैरोगेट फीस के रूप में आइडेंटिफाई किया जाता है। भाई कॉमर्शियल रूप से अगर आप सैरोगेसी अरेंजमेंट करवाते हो, ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है कि अगर आप जो पैसा दोगे उसे, वो ये मान लोगे कि सैरोगेट की फीस है, ठीक है, सैरोगेटिंग मदर जो है उसकी फीस हो जाती है। तो फीस के रूप में प्राइमरली, मुख्य रूप से जिसको आइडेंटिफाई किया जाता है, उस कॉमर्शियल एलिमेंट को ये लोग क्या करते हैं? क्लिनिक और सैरोगेसी एजेंट्स जो होते हैं ये ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इनटू गिफ्ट गिविंग, गिफ्ट देने में, है ना, कि गिफ्ट के रूप में दे देते हैं। सैरोगेट फीस को इन्होंने चेंज कर दिया है गिफ्ट देने में, एंड सेक्रीफाइस, और बलिदान देने में। इस सेंस में मतलब कहते हैं कि आपने बलिदान दिया है तो चलिए गिफ्ट ले लीजिए, तो गिफ्ट के रूप में एज ए ये दे देते हैं। तो इतना मतलब ये गिर गया है कि इसका पूरा मतलब चेंज कर रहे हैं, रूपरेखा ही कॉमर्शलाइजेशन की बदल रहे हैं, ठीक है। दैट मदरहुड कुड बी फॉर सेल इज अ मैटर ऑफ डिस्ट्रेस एंड शॉक, दैट, यह बात की मदरहुड कुड बी, मातृत्व जो है, कुड बी फॉर सेल, वो क्या है? बिकाऊ हो सकता है, ठीक है, इज ए मैटर ऑफ डिस्ट्रेस एंड शॉक, ये पूरा का पूरा मामला है किस चीज़ का? मतलब डिस्ट्रेस, विपत्ति का, एंड शॉक, और चौंका देने वाली बात का, ठीक है ना। तो दैट के लिए यहाँ पे इज आया है, ठीक है, यह बात की, दैट इज अ मैटर ऑफ डिस्ट्रेस एंड शॉक, ये जो है पूरा विपत्ति मतलब सोचने वाली संकट और क्या शॉक, चौंका देने वाली बात का मुद्दा है। कौन सा? कि मदरहुड कुड बी फॉर सेल, कि मातृत्व बिकाऊ हो सकता है, ठीक है, ये सोचने वाली बात है रियल में। आगे बढ़ते हैं। इन दैट सेंस, अगर इस सेंस में हम सोचें, मदरहुड के सेंस में सोचें तो क्या होगा? एल्ट्रिस्टिक सैरोगेसी इज नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम इट्स अपोजिट कॉमर्शियल वेरिएंट, जो परोपकारितापूर्ण सैरोगेसी है इज नॉट वेरी डिफरेंट, बहुत हटकर नहीं है, बहुत अलग नहीं है, फ्रॉम इट्स अपोजिट कॉमर्शियल वेरिएंट, इसके विपरीत जो कॉमर्शियल वेरिएंट है उससे, ठीक है ना। अब बताइए ये कहाँ पर अल्ट्रुइज्म रह गया? जब फीस की जगह गिफ्ट दे रहे हो तो एक तरह से क्या कॉमर्शलाइजेशन तो हो ही गया ना, तो वही कहना चाह रहे हैं। इसीलिए इन्होंने कहा था कि इंडिया को बी वेयर ऑफ, मतलब कहने का सचेत रहने की आवश्यकता है। अनलाइक द यूके के विपरीत, यूके में कुछ होता है लेकिन इसके विपरीत इंडिया में क्या होता है वो बता रहे हैं। यूके के विपरीत अल्ट्रुइज्म इन इंडिया, भारत में जो परोपकार है, इज बीइंग डिफाइंड, उसको डिफाइंड किया जा रहा है थ्रू द टाई ऑफ किनशिप, किनशिप होता है रिलेटिव्स, सगे संबंधियों के, टाई माने संबंधों से, ठीक है। यूके में क्या है पर्टिकुलर डिफाइन किया था, जैसे कि जो रीजनेबल एक्सपेंसेस होंगे वो इस तरह का ऑस्ट्रेलिया में था, और यूके में पर्टिकुलर खर्च की उस तरह बात हुई थी, ठीक है। तो उनसे हट करके जो अल्ट्रुइज्म भारत में है उसको डिफाइन किया जा रहा है कि सिर्फ सगे संबंधियों के साथ संबंध, इसके द्वारा डिफाइन किया जा रहा है। नॉट थ्रू द एक्सचेंज ऑफ पेमेंट, एक्सचेंज ऑफ पेमेंट के द्वारा नहीं होगा, फॉर सर्विसेज, उन सभी सेवाओं के लिए रेंडर जो कि प्रदान की गई हैं, जो सेवाएं प्रदान की गई हैं, जो सर्विसेज, रेंडर माने होता है हेल्प करना, प्रोवाइड हेल्प होता है सिंपली, ठीक है। फॉर सर्विसेज हेल्प रेंडर्ड, तो यहाँ पर आप हेल्प भी लिख सकते हो, ठीक है। वो सेवाएं जो कि प्रदान की गई हैं उनके बदले में एक्सचेंज ऑफ पेमेंट, मतलब पैसे के अदला बदली हो, पैसे का आदान प्रदान हो, इसको नहीं अलाउ किया गया, बल्कि सिर्फ सगे संबंधियों के साथ जो संबंध है
इसी के रूप में एल्ट्रुइज्म को डिफाइन किया जा रहा है कि परोपकार अगर करना है, एल्ट्रुइज्म अगर दिखाई दे रहा है तो सिर्फ सगे संबंधी हो तब, ठीक है। हेयर यहाँ पर किनशिप एंड फैमिली हाइड द कमर्शियल एलिमेंट इंटेल्ड इन सीकिंग अ सैरोगेट फ्रॉम अमंग क्लोज रिलेटिव्स। अब यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब सगे संबंधी हैं तो पैसा ले भी रहे हैं तो कौन सा बताएंगे, है ना, ये भी चीज़ें सामने आती है। तो वही ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि जो सगे संबंधी हैं और फैमिली और जो परिवार है, हाइड द कॉमर्शियल एलिमेंट, तो वो क्या है, व्यावसायिक तत्वों को छिपा लेते हैं। इंटेल्ड, कैसे व्यावसायिक तत्व, इंटेल्ड माने इन्वॉल्व इन सीकिंग अ सैरोगेट, जो कि शामिल हैं, सीकिंग मतलब डिमांडिंग अ सैरोगेट, एक सैरोगेट मांगने की, फ्रॉम अमंग क्लोज रिलेटिव्स, क्लोज रिलेटिव से, घनिष्ठ संबंधी हैं उनसे सैरोगेट की मांग करने पर जो भी कमर्शियल एलिमेंट्स, जो भी पैसा रुपया लगता है, इसको फैमिली वाले और किनशिप जो सगे संबंधी होते हैं छिपा लेते हैं। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको, इन्वॉल्व इन डूइंग समथिंग, कोई काम करने में इन्वॉल्व होना, ठीक है। तो यहाँ पर इंटेल्ड इन डूइंग समथिंग आया, ये दोनों पैटर्न सेम होते हैं क्योंकि इंटेल और इन्वॉल्व दोनों ही साइनोनिम है, ठीक है ना। तो इन्वॉल्व इन डूइंग समथिंग, ये तो इन प्रीपोजिशन पूछा जा चुका है, इन्वॉल्व इन डूइंग समथिंग क्या कर देगा, इन्वॉल्व कर देगा, आगे डूइंग समथिंग कर देगा। अब प्रॉब्लम आ जाएगी कौन सा प्रीपोजिशन भरोगे, तो इन्वॉल्व इन डूइंग समथिंग होता है ना। अगर प्रीपोजिशन देता है और आगे आपसे वर्ब की फॉर्म पूछता है तो आप तो दिमाग लगा ही लोगे कि यार इन आया है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म डाल दो, ठीक है। लेकिन मतलब कहने का, अगर पहले से वर्ब की आईएनजी फॉर्म डाल दी और अब यहाँ पे प्रीपोजिशन पूछ लिया तो इंटेल टू डू समथिंग आएगा कि इन समथिंग आएगा, तो मतलब ये आपको सोचना पड़ जाएगा वहाँ पर। इसलिए इसे याद रखिएगा, इन्वॉल्व इन डूइंग समथिंग और इंटेल इन डूइंग समथिंग, इसलिए क्योंकि इंटेल और इन्वॉल्व दोनों साइनोनिम होते हैं, ठीक है ना। तो इन ए सैरोगेट एमोंग द क्लोज रिलेटिव्स, एमोंग क्यों आया है, क्योंकि मोर देन 2 है, रिलेटिव्स हो गए ना तो बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए एमोंग आ गया। 2 के लिए बिटवीन और एमोंग आता है मोर देन 2 के लिए। इस पर भी बहुत क्वेश्चन बनते रहते हैं तो इसलिए इसे भी आपको ध्यान देना है ना। तो सिर्फ कहने पर ही नहीं, अब ये चीज़ जब आप खुद रीडिंग करोगे तब आपको भी इस पर नोटिस करना है इक्वली, ठीक है। जब टॉपिक बड़ा होता है तो वहाँ पर ग्रामर पॉइंट्स थोड़ा क्या नैरो कर दिए जाते हैं, कम बताने की कोशिश की जाती है ताकि टॉपिक कम टाइम पे कंप्लीट हो पाए, ठीक है। बाकी कभी ग्रामर पॉइंट्स, कभी टॉपिक, इस तरह आपको रेगुलरली चेंज करके पढ़ते रहना है। अगर सिर्फ रोज ग्रामर ही ग्रामर सीखोगे तो भी ऊब जाओगे। तो कभी टॉपिक इंटरेस्टेड होना चाहिए, कभी ग्रामर इंटरेस्टेड होनी चाहिए, दोनों चीज़ों का मिक्सचर आपको पढ़ना है, ठीक है। 10 इस प्रकार से मच ऑफ द क्रिटिसिज्म, ज़्यादातर जो आलोचना है किसके खिलाफ, अगेंस्ट द सरोगेसी बिल, सरोगेसी बिल जो पार्लियामेंट में आया है उसके खिलाफ जो ज़्यादातर आलोचना है, पॉइंट्स वो इशारा करती है टुवार्ड द लैक ऑफ डिफिनीशन, उस परिभाषा के अभाव की ओर इशारा करती है। कैसी परिभाषा का अभाव, दैट जो कि द कैटेगरी ऑफ क्लोज रिलेटिव कैरीज, घनिष्ठ संबंधियों की जो कैटेगरी है कैरीज वो लेके चलती है। इनके कहने का मतलब ये है कि ये जो लैक ऑफ डिफिनीशन है ना वो आया है ऑब्जेक्ट के रूप में क्लोज कैरीज के लिए, कैरी का ऑब्जेक्ट लैक ऑफ डिफिनीशन है। और सोचिए ये पहले आ चुका है। अब मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिखूं, अगर द कैटेगरी ऑफ क्लोज रिलेटिव्स कैरीज द लैक ऑफ डिफिनीशन, जो घनिष्ठ संबंधियों की कैटेगरी श्रेणी की बात की गई है, इसमें ये कैरी करके ये लेके चलती है लैक ऑफ डिफिनीशन, परिभाषा का अभाव। मतलब कि घनिष्ठ संबंधियों की तुमने बात तो कर दी बिल में, लेकिन आप ये बताओ जरा सा कि इसकी परिभाषा क्या है, कौन से क्लोज रिलेटिव, है ना, सिर्फ भाई बहन माँ इन्हीं को क्लोज रिलेटिव कहोगे, किस हद तक क्लोज रिलेटिव कह सकते हो आप, है ना। अगर थोड़ा सा भी दायरा बढ़ाओगे तो फिर चाचा के दादा के फूफा का जो होगा वो भी क्लोज रिलेटिव में आ जाएगा, है ना। तो मतलब कहने का क्लोज रिलेटिव की क्या है डिफिनीशन, तो लैक ऑफ डिफिनीशन है, परिभाषा का अभाव है इस श्रेणी में, है ना। इसके लिए इस सरोगेसी बिल की आलोचना की जा रही है। तो आप समझ गए होंगे कि क्लोज रिलेटिव की जो कैटेगरी है ये कैरी करती है लैक ऑफ डिफिनीशन, इसमें परिभाषा का अभाव है, इसलिए पार्लियामेंट में जो सरोगेसी बिल है उसकी आलोचना हो रही है, ठीक है। पूरा मीनिंग कंप्लीट देखेंगे सिंगल सेंटेंस में। इस प्रकार से ज़्यादातर आलोचना जो है पार्लियामेंट के सरोगेसी बिल के खिलाफ वो लैक ऑफ डिफिनीशन की ओर पॉइंट आउट करती है, इशारा करती है। कैसी लैक ऑफ डिफिनीशन, जो कि क्लोज रिलेटिव की कैटेगरी लेके चलती है, ठीक है। मतलब क्लोज रिलेटिव की कैटेगरी को किस प्रकार से डिफाइन किया जाए, इसमें परिभाषा का भाव है, इस कारण से इस बिल की आलोचना हो रही है। तो रीजन क्या है, सिर्फ कि आपको कम से कम अगर क्लोज रिलेटिव वर्ड डाला है इसकी डिफिनीशन देनी चाहिए, ये कहने का मतलब। अब पैरेलल, एक समानता, अब ये एक समानता प्रस्तुत कर रहे हैं कि ये जो यहाँ पर बिल करंट बिल आया है इसके रिलेटेड और क्या है, कोई कुछ कनेक्शन है क्या किसी के साथ, ये आप देखेंगे। लेट्स लुक एट द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994, 1994 में आए थोआ THOA ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट,
इस पर विचार करिए। लुक एट समथिंग, टू स्टडी समथिंग, टू एग्जामिन समथिंग, ये मीनिंग होता है, ठीक है। अलग अलग सेंस में अलग अलग जगह यूज होता है, बहुत बार आता है, इसलिए इसे याद रखिएगा, एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जा चुका है। लुक एट समथिंग, टू एग्जामिन समथिंग, टू थिंक अबाउट समथिंग वेरी केयरफुली, है ना। टू स्टडी समथिंग, अच्छे से अध्ययन करना, जांचना, परखना, ये होता है लुक एट समथिंग, ठीक है। तो लेट्स लुक एट ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट। इसकी यार हम बात करते हैं एज अ पैरेलल, ये एक समानता है, पैरेलल है टू द कन्वर्सेशन, उस वार्ता के ऑन आल्ट्रुइज्म जो परोपकार पर हो रही है, एंड इट्स लिंकेज, और इसकी सब लिंकेज माने क्या, कनेक्शंस विद कॉमर्शियल सैरोगेसी, व्यावसायिक सैरोगेसी के साथ, व्यावसायिक सैरोगेसी के साथ इसके संबंध, और साथ में परोपकारिता के साथ जो बात हो रही है इसके बिल्कुल समान है। कौन, ये जो आपका एक्ट आया है ये, ठीक है, जो 1994 में आया था। तो इस एक्ट को अब ये इससे कैसे कंपेयर कर रहे हैं, आइए जानते हैं। द एक्ट प्रिस्क्राइब्स दैट, अब एक्ट चूंकि पर्टिकुलर हो गया, वही थोआ एक्ट जो है THOA, उसी एक्ट की बात कर रहे हैं। द एक्ट प्रिस्क्राइब्स, ये प्रस्तावित करता है, दैट प्रस्ताव रखता है, बताता है, दैट की ऑर्गन डोनर्स आर अलाउड टू डोनेट देयर ऑर्गन्स बिफोर डेथ ओनली टू नियर रिलेटिव्स। अब ये जो एक्ट है इसमें वर्णित है, क्या वर्णित है कि जो ऑर्गन डोनर होता है, अंग प्रदाता हो सकता है, वो क्या है, वो अंग प्रदाता आर अलाउड, उनको सिर्फ अनुमति दी गई है टू डोनेट देयर ऑर्गन, कि वो अपने ऑर्गन्स को डोनेट करें बिफोर डेथ, मृत्यु के पहले, ओनली टू नियर रिलेटिव्स, अपने सगे संबंधियों को, मतलब पास की जो सब करीबी हैं केवल उन्हीं को ये अपने ऑर्गन्स को डोनेट कर सकते हैं, वो भी मतलब मृत्यु से पहले। मृत्यु के बाद का नहीं लिखा, लेकिन ये कहा है कि अगर अपनी डेथ के पहले वो अपने ऑर्गन्स किसी को डोनेट करना चाहते हैं तो सिर्फ किसको डोनेट करेंगे, नियर रिलेटिव को, पास के सगे संबंधियों को ही क्या करेंगे, डोनेट करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको और नोटिस करने लायक है कि ब्लड का डोनेशन होता है, डोनेट कर, ब्लड डोनेट है ना करना, यहाँ पर भी आप देख रहे हो ऑर्गन को भी डोनेट करने के वर्ब से मतलब आप लिख सकते हो। तो आपको ये ध्यान देना है, कभी ऑर्गन डोनेशन की बात कर दे, है ना, तो आप उसके ऑर्गन को डोनेट कर देने के लिए तो गिव ऑर्गन या प्रोवाइड ऑर्गन से अच्छा आप डोनेट ऑर्गन लिख सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि प्रदान कर रहे हो, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ब है डोनेट, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। डोनेटिंग ऑर्गन्स टू स्ट्रेंजर्स, अजनबियों को अंग डोनेट करना, प्रदान करना, और नॉट नियर रिलेटिव्स, या फिर जो कि हमारे पास के संबंधी नहीं हैं उनको मतलब कहने का अंग प्रदान करना, बिफोर डेथ, मृत्यु से पहले, इज नॉट अलाउड, उसकी अनुमति नहीं है, ऐसा एक्ट कह रहा है, ठीक है। एंड और मे बी अप्रूव्ड, या फिर उसको सहमत अप्रूव किया जा सकता है, ऑफ ओनली थ्रू, केवल ओनली थ्रू ऑथराइजेशन कमिटी, या फिर उसे ऑथोरिटाइजेशन जो कमिटी है सिर्फ उसके द्वारा अप्रूव किया जा सकता है, तभी होगा, ठीक है। द कैटेगरी ऑफ नियर रिलेटिव अपीयर्स अगेन इन ए सिमिलर वीन टू द क्लोज रिलेटिव। तो अब आप समझ रहे हो यहाँ पर ये क्यों पैरेलल कह रहे थे इसको, इसलिए क्योंकि जो नियर रिलेटिव की जो कैटेगरी है अपीयर्स, वो प्रतीत होती है अगेन दोबारा, इन अ सिमिलर वीन, इन अ सिमिलर मतलब इन अ सिमिलर मैनर, इन अ सिमिलर वीन मतलब इन अ सेमिनल मैनर, इन अ पर्टिकुलर मैनर, ये कहने का मतलब उसी प्रकार से टू द क्लोज रिलेटिव, जैसा कि क्लोज रिलेटिव की करंट बिल में है, हमारे जो सैरोगेसी का बिल आया है उसमें जैसे कि क्लोज रिलेटिव की मतलब कहने का को डिफाइन करने की प्रॉब्लम थी, वैसे यहाँ पर नियर रिलेटिव वाली प्रॉब्लम की कैटेगरी, मतलब नियर रिलेटिव की कैटेगरी की प्रॉब्लम है, ठीक है। बट लेकिन अनलाइक द सैरोगेसी बिल, लेकिन सैरोगेसी बिल के विपरीत द THOA जो आइडेंटिफाइज, ये पता लगाता है नियर रिलेटिव्स को एज स्पाउस, ठीक है, वाइफ हो गई, सन पुत्र हो गया, डॉटर हो गई, फादर हो गया, मदर हो गया, ब्रदर हो गया और सिस्टर हो गया, ठीक है ना। तो मतलब कहने का कि नियर रिलेटिव क्लोज रिलेटिव के जैसा ही क्या यहाँ पर प्रॉब्लम समझ में आती है, लेकिन सैरोगेसी बिल में ऐसा नहीं है, और ये THOA एक्ट में ऐसा है, क्या है वो कि ये आइडेंटिफाई करता है नियर रिलेटिव को, नियर रिलेटिव का मतलब ये क्या समझता है, ये नियर रिलेटिव से मतलब ये पता लगाता है एज ए स्पाउस, कि वो स्पाउस हो सकता है नियर रिलेटिव, सन को दे सकता है अपना ऑर्गन, डॉटर को, फादर को, मदर को, ब्रदर को या फिर सिस्टर को, ठीक है, इनको ही दे सकता है। इट्स ए क्लोज्ड ग्रुप ऑफ रिलेटिव्स, ये मतलब कहने का क्लोज्ड बिल्कुल सीमित समूह है ऑफ रिलेटिव्स मतलब सगे संबंधियों का, ठीक है। अब हाइफन से डाल रहे हैं, फिर एक हाइफन लगाए तो यहाँ से ये इसको जोड़ेंगे आप, अब बीच में कोई इन्फॉर्मेशन डाल रखी है, ठीक है। क्या है, विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियर फैमिली यूनिट, न्यूक्लियर फैमिली यूनिट के जो ढांचा है उसके अंतर्गत ये एक छोटा सा मतलब सगे संबंधियों का ग्रुप होता है, ठीक है। जितने लोगों के ऊपर इन्होंने बात कही, ये एक न्यूक्लियर फैमिली यूनिट में एक छोटे से परिवार में के जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है, उसमें एक क्लोज्ड ग्रुप है,
ठीक है, एक सीमित ग्रुप है किस चीज़ का, रिलेटिव्स सगे संबंधियों का, मेंबर्स सदस्यों का, ठीक है। तो इट इज़ ए क्लोज्ड ग्रुप ऑफ रिलेटिव्स एंड मेंबर्स, मतलब कहने का सगे संबंधियों और सदस्यों का एक सीमित समूह है ना। हु मे नॉट बी एलिजिबल, जिनकी संभावना नहीं है टू बी एलिजिबल, मतलब कहने का योग्य होने की, टू बी सैरोगेट, की वो सैरोगेट बन जाए अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, ठीक है। तो अब आप समझिए कि सैरोगेट का मतलब कहने का भूमिका कौन निभा सकता है। सपोज करिए एक वुमेन है जिसको सैरोगेट की, या फिर मतलब एक कपल है उसको सैरोगेट की आवश्यकता है। अब वो अपने परिवार में अगर इसी नियर रिलेटिव की डेफिनेशन को फॉलो करता है तो बताइए स्पाउस, अब वो खुद ही कपल है, स्पाउस को कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। सन, तो सन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो जेंट्स की तो कोई मतलब बात ही नहीं होती, हमें तो सैरोगेट मदर चाहिए, तो हम जेंट्स का क्या करेंगे, तो सन का कोई मतलब नहीं। डॉटर है ना, तो डॉटर, अब जब डॉटर कब आएगी, जब उनके बेबी नहीं हो रहा, तो डॉटर का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फादर नो चांस, है ना। मदर, मदर को एक बार आप सोच सकते हो, ठीक है। ब्रदर, भाई का कोई मतलब नहीं है। सिस्टर, हाँ सिस्टर का एक चांस हो सकता है। तो मदर और सिस्टर के अलावा आप सोचिए कि कहाँ पर यहाँ पर अपॉर्चुनिटी एलिजिबल है ही नहीं कोई सैरोगेट के लिए, है ना। तो इन माय रिसर्च, मेरे रिसर्च में, यही अनंता जी कह रही हैं कि इन माय रिसर्च आईवीएफ स्पेशलिस्ट फाउंड द, जो आईवीएफ के स्पेशलिस्ट है उन्होंने पाया मदर एंड सिस्टर, माँ को और बहन को, ऑफ द इनफर्टिल वुमेन, इनफर्टिल वुमेन को मतलब आप बांझ कह सकते हो, मतलब कहने का जिसको बेबी नहीं हो रहा है ना, ऐसी वुमेन की माँ को और बहन को, टू बी परफेक्ट, बिल्कुल उचित, एज जी स्टेशनल कैरियर्स, जी स्टेशनल सैरोगेसी के लिए माँ को और बहन को बिल्कुल क्या पाया, एग्जैक्ट पाया, मतलब परफेक्ट पाया आईवीएफ स्पेशलिस्ट्स ने, ठीक है। तो माँ और सिस्टर, इसमें आप चांसेस खोज सकते हो कि चलो ठीक है ये एक सैरोगेट मदर का मतलब भूमिका निभा सकती है। तो सिस्टर तो ठीक है, चलो वुमेन, कोई पर्टिकुलर वुमेन है उसकी सिस्टर, तो ये समझ में आता है। बट मदर तो उनकी एज भी काफ़ी हो जाती है, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते, मतलब कहने का कि कितनी रेयर पॉसिबिलिटीज़ होती हैं ऐसे केसेस में। तो एक अगर एग्जैक्ट रूप में कहें तो सिस्टर, लेकिन इन्होंने दो लोगों को लिया है जिन यहाँ पर चांसेस हो सकते हैं एक फैमिली मेम्बर्स, अगर इस डिफिनीशन को हम फॉलो करते हैं तब की ये बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इन 2004 में इन गुजरात में नैना पटेल, हु लेटर बिकेम फेमस फॉर हर सैरोगेसी क्लिनिक इन आनंद में अपने सैरोगेसी क्लिनिक के लिए जो बाद में प्रसिद्ध हो। अब देखिए बाद में आया है ना, अब ये लेटर स्पेलिंग देख लीजिए आप, LATER आया, और जो फॉर्मर के बाद जो लेटर वाला, जो ऑर्डर में लेटर वाला आया था उसकी LATTER था, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को आपको नोट, अब यहाँ पर LATTER कर देगा तो कट जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो गुजरात की 2004 में गुजरात की जो नैना पटेल, जो कि बाद में फेमस हो गई अपने सैरोगेसी क्लिनिक के लिए आनंद में, उन नैना पटेल ने क्या किया, उन नैना पटेल ने फैसिलिटेटेड, सुविधा प्रदान की द सैरोगेट प्रेगनेंसी की ऑफ अ 43 ईयर ओल्ड वुमेन, 43 वर्षीय महिला को, सीकिंग, जो प्रयास कर रही थी, टू हेल्प हर चाइल्डलेस डॉटर, अपनी शिशुविहीन बच्ची की सहायता कर रही थी, एंड सन इन लॉ, और अपने दामाद की, टू हैव ए चाइल्ड टू ऑफ देयर ऑन, कि उनका खुद का बच्चा हो, ठीक है ना। तो मतलब कहने का एक कपल जिसकी सास की बात कर रहे हैं ये, ठीक है, ये कहने का मतलब है। तो इन 2004 में नैना पटेल जो गुजरात की हैं, जो बाद में अपने सैरोगेसी क्लिनिक आनंद के में जो आनंद में है उसके लिए फेमस हो गई, उन्होंने सैरोगेट प्रेगनेंसी, एक 43 वर्षीय महिला की सैरोगेट प्रेगनेंसी को फैसिलिटेट की, सुविधा प्रदान की। कैसी 43 वर्षीय महिला, जो कि प्रयास कर रही थी अपने चाइल्डलेस बच्ची, अपनी बेटी और अपने दामाद को चाहती थी कि उनका खुद का बच्चा हो, तो उसने ये सर्विस सैरोगेट मदर की तरह भूमिका निभाई सास ने, ठीक है। ये कहने का मतलब। वर्ड ऑफ कॉशन, सावधानी का कौन सा शब्द है, क्या सावधानी पूर्ण शब्द है जो यहाँ पर ध्यान देने योग्य है। बाई बैनिंग कॉमर्शियल सैरोगेसी इन फेवर ऑफ इट्स अल्ट्रुइस्टिक अवतार, ठीक है। कॉमर्शियल सैरोगेसी को बैन करके, इन फेवर ऑफ, के समर्थन में, इट्स अल्ट्रुइस्टिक अवतार, परोपकारी रूप के समर्थन में, कॉमर्शियल सैरोगेसी को बंद करके, बैन करके, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लोज रिलेटिव्स विल टेक ऑन अ मर्की टर्न, जो क्लोज रिलेटिव्स का आइडेंटिफिकेशन, पहचान है, ये विल टेक ऑन अ मर्की टर्न, ये एक मर्की मतलब होता है बहुत ही धुंधला, अस्पष्ट रुख ले लेगी, ठीक है ना। कॉमर्शियल सैरोगेसी को बैन कर दिया गया और अल्ट्रुइस्टिक अवतार को प्रमोट किया गया, फेवर किया गया। तो इससे क्या होता है कि ये तो हो गया, लेकिन इसके साथ साथ जो आइडेंटिफिकेशन है क्लोज रिलेटिव का, ये बड़ा ही अस्पष्ट रूप ले रहा है, ठीक है। जस्ट लाइक इन द केस ऑफ ऑर्गन डोनेशन, ऑर्गन डोनेशन के जो मामले हैं उनकी ठीक उन्हीं की तरह, वेरिन, जिनमें स्ट्रेंजर्स वेयर ड्रेस्ड अप एज ए नियर रिलेटिव, जो अजनबी थे उनको ड्रेस अप कर दिया जाता था एज ए नियर रिलेटिव, कि हमारे पास के सगे संबंधी हैं, ठीक है। तो
जैसा कि ऑर्गन डोनेशन में होता था कि जो स्ट्रेंजर होते थे उनको चाचा दादा बता करके और नियर रिलेटिव करके और मतलब कहने का ऑर्गन डोनेट करवा देता था, पैसे ले लेते थे। तो ठीक उसी की तरह, तो वही कह रहे हैं, जस्ट लाइक इन द केस ऑफ ऑर्गन डोनेशन की ही तरह इन अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी टू, जो परोपकारितापूर्ण सरोगेसी है, इसमें भी सिमिलर नेगोशिएशंस में एंटर्ड इनटू, इसी प्रकार की समझौते में एंटर्ड इनटू प्रवेश कर सकते हैं। ऐसे ही समझौते, ऐसे ही नेगोशिएशन, तालमेल यहाँ भी हो सकते हैं। जैसा ऑर्गन डोनेशन में आप देखते हो, मूवी में तो बहुत दिखाई देता है ना, कि ऐसे केसेज आते हैं तो झूठा बहाना दे करके और ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाते हैं। तो वैसे ही मामले यहाँ भी आ सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। इन एन ओवर्टली पैट्रियार्कल सोसाइटी, देखिए यहाँ पे ओवर्टली होता है ओपनली, खुले तौर की पिता प्रधान समाज में, पैट्रियार्चल जहाँ पर मतलब कहने का मैन का वर्चस्व हो, ठीक है ना, ये कहने का मतलब। वुमेन आर ऑलवेज एट द रिसीविंग एंड ऑफ ऑस्टिसिज्म, जो महिलाएं होती हैं वो एक छोर पर होती हैं ऑफ ऑस्टिसिज्म। ऑस्टिसिज्म होता है किसी को जबरदस्ती मतलब शामिल न करना, बाहर निकाल, बहिष्कृत कर देना जबरदस्ती, ठीक है, किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को बाहर निकाल देना तो ऑस्टिसाइज करना होता है, ठीक है, एक्सक्लूड करना किसी को। तो खुले रूप से जो पिता प्रधान समाज होता है, पुरुष प्रधान समाज में जो महिलाएं होती हैं उन्हें हमेशा एट द रिसीविंग एंड ऑफ ऑस्टिसिज्म, वो बहिष्कार के, बाहर निकालने के अंतिम छोर पर होती हैं, एंड एक्सप्लॉयटेशन मतलब और शोषण के, ठीक है, मतलब उन्हें जो कहा जाए उन्हें सहना पड़ता है और एक तरह से शोषण का रूप होता है ये, ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन माने शोषण होता है। इसी का एक सिनोनिम और अच्छा सा आता है, एब्यूज़। जैसे अगर हम चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन की बात करें तो बाल शोषण, हम चाइल्ड एब्यूज़ भी कह सकते हैं। तो चाइल्ड एब्यूज़ का मतलब सिर्फ गाली देना नहीं, शोषण करना भी होता है, ठीक है। तो एब्यूज, चाइल्ड एब्यूज का मतलब भी बाल शोषण हो जाएगा, ठीक है। तो एब्यूज इसका सिनोनिम बन सकता है। इन फैसिलिटेटिंग अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी अमॉन्ग क्लोज किन, निकट संबंधियों के बीच में, अमॉन्ग, ठीक है, निकट संबंधियों के बीच में परोपकारितापूर्ण जो ये सरोगेसी है इसको सुविधा प्रदान करते हुए वी हैव टू बी वेरी ऑफ, हमें सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा, ऑफ द काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, उस शोषण के प्रकार से, वी आर फोस्टिंग, जिसे हम पनपा रहे हैं। फोस्टर समथिंग, किसी चीज़ को पनपने देना, है ना, किसी चीज़ को प्रमोट करना, जिस चीज़ को हम बढ़ावा दे रहे हैं उस शोषण से हमें क्या सतर्क रहना पड़ेगा, सचेत रहना पड़ेगा, ठीक है, क्लोज किन के केसेस में। डिस्पाइट एग्जेम्प्टिंग गे पीपल्स, जो गे कपल्स होते हैं उनको छूट देने के बावजूद, डिस्पाइट बावजूद, एग्जेम्प्टिंग माने हो जाए छूट देने की, गे पीपल्स को, ठीक है, और किसको, सिंगल मैन एंड वुमेन, सिंगल मैन या सिंगल वुमेन है उनको, लिव इन कपल्स, ऐसे कपल्स जो लिव इन रिलेशनशिप में हैं विदाउट मैरिज, ठीक है, तो लिव इन रिलेशनशिप्स के जो कपल होते हैं उनको फ्रॉम सीकिंग सरोगेसी, की वो सरोगेसी की डिमांड करें, ठीक है। नॉट क्लियरली डिफाइनिंग द रेगुलेटिव मैकेनिज्म, जो कि नॉट क्लियरली, ना ही स्पष्ट रूप से, डिफाइनिंग बताते हुए, व्याख्यान करते हुए, रेगुलेटिव मैकेनिज्म नियंत्रणकारी क्रियाविधियों का, विद इन अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी के अंतर्गत, एंड द वेरी रिग्रेसिव अप्रूवल, और बड़ा ही पतनकारी मतलब अप्रूवल, सहमति, फॉर कपल्स एंड डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन, किनके लिए, कपल्स के लिए, उन कपल्स के लिए विथ डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन, जिन डिफरेंटली एबल्ड का मतलब पता है क्या होता है, दिव्यांग, जैसे पहले ना विकलांग बोला करते थे, हैंडीकैप्ड, ठीक है ना, तो हैंडीकैप्ड थोड़ा सा अटपटा लगता है, विकलांग शब्द सुनने में भी अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए क्या है कि मोदी जी ने ये नाम दिया है, बहुत सुंदर नाम दिया, दिव्यांग बोलते हैं ऐसे लोगों को, ठीक है। तो अब हैंडीकैप्ड नहीं बोला जाता, उन्हें डिफरेंटली एबल्ड पर्सन बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में आप दिव्यांग, सुनहरा शब्द दिया था, ठीक है, तो आप सभी को पता होगा इसके बारे में। तो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन वही होते हैं, ठीक है ना, दिव्यांग लोग, दिव्यांग बच्चों, ऐसे कपल्स विथ डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन, जिनके दिव्यांग बच्चे हैं, टू ऑप्ट फॉर सरोगेसी, वो सरोगेसी को ऑप्ट कर सकते हैं, चुनाव कर सकते हैं, ठीक है ना। द बिल डज नॉट सीक सर्टेन इंपॉर्टेंट चेंजेस, जो बिल है वो नहीं प्राप्त कर सका सर्टेन निर्धारित महत्वपूर्ण परिवर्तन, ठीक है। अब ये तो मैंने मीनिंग बताया वर्ड बाय वर्ड, अब इसे पूरा कंप्लीट कैसे जानेंगे ताकि आपको समझ में आए कि यह क्या है। मीनिंग तो निकल आया लेकिन समझ में नहीं आया। अब समझ में कैसे आएगा कि गे कपल्स को छूट देने के बावजूद ये जो बिल है ये निर्धारित महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं कर सका। उसने किन किन लोगों को छूट दी, अब छूट के बारे में सुनिए, ठीक है, क्या क्या दिया बिल ने। तो बिल ने जो जो काम किए हैं वो सारे बातें की हैं यहाँ पर, यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद भी क्या है, बिल हमारा जो था ये करेंट बिल, ये निर्धारित महत्वपूर्ण परिवर्तन है उनको नहीं कर सका। मेन जो चेंजेस थे जो किए जाने थे उनको नहीं कर सका, ठीक है। इसने किया क्या है, डिस्पाइट एग्जेम्प्टिंग गे पीपल, इसने गे पीपल्स को मतलब जो गे कपल्स हैं उनको छूट दी है। सिंगल मैन और
और वुमेन को भी छूट दी है, लिव इन रिलेशनशिप वाले कपल्स को छूट दी है कि वो सरोगेसी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इनको इन्होंने क्या किया, छूट दिया है। नॉट क्लियरली डिफाइनिंग द रेगुलेटिव मैकेनिज्म, नियंत्रणकारी जो मतलब कहने का क्रियाविधि है, इसको भी स्पष्ट रूप से डिफाइन नहीं किया गया है। किस चीज़ में, एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी, परोपकारितापूर्ण जो सरोगेसी का मामला है, इसमें नियंत्रणकारी या रेगुलेटिव मैकेनिज्म को स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं किया है, ठीक है। और क्या किया है, द वेरी रेग्रेसिव अप्रूवल, और बड़ा ही पतनकारी अप्रूवल, सहमति भी दी है कपल्स के लिए। कैसे कपल्स को, विथ डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन, जिनके पास मतलब कहने का डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन है, दिव्यांग बच्चे हैं, टू ऑप्ट फॉर सरोगेसी, कि वो सरोगेसी का चुनाव कर सकते हैं। ऐसी मतलब कहने का अथॉरिटी दे दी है इस बिल ने, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का देखते हुए और इन्होंने इन सारे जो पर्सन से ऊपर के इनको छूट दे दी है, इन सभी के बावजूद, इतनी सारी काम करने के बाद जो बिल है वो फिर भी महत्वपूर्ण परिवर्तन तो कर ही नहीं पाया है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। द पुश टुवार्ड्स एडॉप्शन इज़ वेरी वेलकम। पुश, ये जो धक्का है, आप धक्का पढ़ सकते हो या फिर कह सकते हो पहल एक तरह से, ठीक है ना। मूव कह सकते हो, मूव। तो जो पहल है किसकी ओर, एडॉप्शन की ओर, गोद लेने की ओर, इज़ वेरी वेलकम, बहुत ही शानदार है। एज, क्योंकि इज़ द वेटिंग पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, क्योंकि ये क्या है, 5 वर्ष का वेटिंग पीरियड है यहाँ पर, ठीक है। 5 वर्ष तक इंतजार करना पड़ेगा, उसके आगे ही आप इस प्रकार के एडॉप्शन को प्राप्त कर सकते हो। द पॉपुलैरिटी ऑफ IVF एंड अदर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज स्टेम्स फ्रॉम अ प्रॉब्लमेटिक कॉन्सेप्टुलाइजेशन ऑफ इंटरफर्टिलिटी इटसेल्फ, ठीक है। जो पॉपुलर लोकप्रियता है IVF की एंड और अन्य असिस्टेड जो प्रजनन संबंधी तकनीकियां हैं, स्टेम्स फ्रॉम अ प्रॉब्लमेटिक कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ इनफर्टिलिटी इटसेल्फ। स्टेम्स फॉर मतलब प्रिवेंट समथिंग, ठीक है। स्टेम फ्रॉम समथिंग, प्रिवेंट समथिंग, वो रोकती है। अ प्रॉब्लमेटिक, जटिल, कॉन्सेप्चुलाइजेशन का मतलब होता है अवधारणा, ऑफ इनफर्टिलिटी मतलब होता है बांझ की, ठीक है। बच्चे को जन्मदान दे पाना, बांझ की जो स्थिति है, इसकी अवधारणा को क्या करती है, प्रिवेंट करती है, रोकती है, इटसेल्फ अपने आप में, ठीक है। और क्या करती है, पुशिंग, और मतलब कहने का जोर देती है, बढ़ावा देती है कपल्स, उन कपल्स को, टू ऑप्ट फॉर इन्वेसिव इंटरवेंशन, कि वो ऑप्ट फॉर करें, चुनाव करें। इन्वेसिव माने तेज, इंटरवेंशन माने हस्तक्षेप होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इम्प्रूव्स, रिफॉर्म्स, जो तेज सुधार हो रहे हैं उनका चुनाव करें। विद इन अ ईयर, 1 साल के अंदर, ऑफ अनप्रोटेक्टेड कोइटस, असुरक्षित कोइटस के अंदर। इसका मीनिंग आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, डिक्शनरी में। तो यहाँ पर आप देखेंगे पूरा मीनिंग। पहले कुछ वर्ड्स जान लीजिए जिनके बारे में बताना चाह रहा हूँ। ऑप्ट फॉर समथिंग, किसी चीज़ का चुनाव करना, प्रीपोजिशन फॉर फॉलो होता है। इन्वेसिव वर्ड के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इन्वेड, INVADE, इन्वेड माने होता है हमला करना, आक्रमण करना, अटैक करना, ठीक है। लेकिन इन्वेसिव जब एडजेक्टिव की फॉर्म में आता है तो इसका मतलब होता है तेज गति से, कोई काम करना तेज गति से, ठीक है। इंटरवेंशन होता है हस्तक्षेप करना, बहुत बार आपके पास आया है, लेकिन एक मतलब होता है सुधार करना, इंप्रूव समथिंग, किसी चीज़ को सुधारना, ठीक है। तो यहाँ पर जो मीनिंग आ रहा है उसको आप जानेंगे कि जो IVF की लोकप्रियता है वो, और जो तकनीकी प्रजनन संबंधी तकनीकियां हैं, ये दोनों ही चीज़ें जो हैं, एक इनफर्टिलिटी की अवधारणा है कि भाई मतलब कहने का किसी पर्टिकुलर वुमेन में इनफर्टिलिटी है, मतलब कहने का वो बांझ है, ठीक है। तो इस अवधारणा को, इस जटिल अवधारणा को क्या करती है, स्टेम्स माने रोकती है। IVF तकनीकी के द्वारा वो भी माँ बन सकती है, ठीक है। और मतलब जो इनफर्टिलिटी का कॉन्सेप्चुलाइजेशन लोगों की अवधारणा बनी है, ये टूट रही है, ठीक है। तो ये स्टेम्स फ्रॉम समथिंग होता है, रोक रही है, ठीक है। और क्या करती है ये IVF और जो रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, ये क्या कर रही है, एक तो इसने पहले इस प्रकार की फालतू की अवधारणा को रोका, ठीक है, और पुशिंग फॉर कपल्स, और ये कपल्स को प्रेरित भी कर रही है ताकि वो एक इन्वेसिव, तेज गति से जो सुधार हो रहे हैं इसमें, इन सभी को क्या करें, पुश करें, मतलब सॉरी, ऑप्ट फॉर करें, चुनाव करें। ऐसे जो दुनिया भर के तकनीकी परिवर्तन हो रहे हैं, मतलब टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अलग अलग रास्ते खोजे जा रहे हैं, तो इन सभी का उपयोग करें। विद इन अ ईयर, 1 साल के अंदर, ऑफ अनप्रोटेक्टेड कोटस, कोटस का पर्टिकुलर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, ठीक है ना। आप इंग्लिश एक्सप्लेनेशन अपने डिक्शनरी में खोज सकते हो। तो अनप्रोटेक्टेड, असुरक्षित सेक्सुअल इंटरकोर्स, 1 साल, उसके 1 साल के अंदर मतलब कहने का, इस प्रकार का आप सुधार को अपना सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जो कि मतलब इनफर्टिलिटी से बचा सकती हैं, ठीक है, कि ये मतलब कहने का काफ़ी मतलब उपयुक्त होगा इन सब चीज़ों में। ऑफ इम्पॉर्टेंस नाउ इज़, अब महत्वपूर्ण विषय जो अब है, इज है, क्या है,
टू गो बैक टू अंडरस्टैंडिंग, गो बैक टू समथिंग होता है टू कंसीडर समथिंग, किसी चीज़ पर विचार करना। तो अब क्या किया जाए, अब जो महत्वपूर्ण विषय है, अब महत्वपूर्ण मुद्दा है जो, वो क्या है, टू गो बैक टू अंडरस्टैंडिंग, कि अब उस विचार पर, मतलब उस समझ पर, उस अंडरस्टैंडिंग पे विचार किया जाए। कौन सी अंडरस्टैंडिंग, कि व्हाई एंड हाउ, क्यों और कैसे, द डिज़ायर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की जो इच्छा है, डिज़ायर फॉर चिल्ड्रन, एक बच्चे को प्राप्त करने की इच्छा, इज सोशली मीडिएटेड, सामाजिक रूप से, मीडिएटेड माने होता है हेल्प, मीडिएट समथिंग, किसी चीज़ की हेल्प करना, किसी चीज़ का समाधान प्राप्त करने के लिए उसमें प्रयास करना, ठीक है, सामाजिक रूप से सहायता कर रही है। टू हेल्प कपल्स, ताकि कपल्स की सहायता की जा सके। सीकिंग सैरोगेट्स, सैरोगेट्स प्राप्त करने में। एंड वाइस वर्सा, इसके विपरीत, मतलब कहने का अब जो विचार करने वाली बात है वो उस अंडरस्टैंडिंग पे है, उस समझ पर है कि क्यों और कैसे एक बच्चे को प्राप्त करने की इच्छा सामाजिक रूप से प्रभावित हो रही है, सामाजिक रूप से उसको बल मिल रहा है, किस लिए, टू हेल्प, ताकि वो कपल्स की सहायता कर सके और उनके सैरोगेट को प्राप्त करने में सामाजिक रूप से रास्ते निकल रहे हैं कि जो कपल्स बच्चे की, मतलब कहने का डिज़ायर रखते हैं, उनको सैरोगेट प्रोवाइड किया जा सके, है ना। इस प्रकार की समझ जो विकसित हो रही है, ठीक है। तो अब इस पर सोचने की, समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अब आप देख रहे हो जैसे कि ये पॉपुलर हो गया है बहुत, है ना। अब यहाँ पर तो हो सकता है आप लोग अननोन हो इससे, है ना, लेकिन फॉरेन में तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर, और फॉरेन से ही लोग, मतलब कहने का, चूँकि इंडिया एक इस मामले में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं ऐसी सैरोगेट मदर्स, तो इसलिए कहने का मतलब फॉरेन तक से लोग यहाँ आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इन पर विचार करने की बहुत ज़रूरी है कि सोशली मीडिएटेड कैसे हो रही है, सामाजिक रूप से कैसे सैरोगेट को, मतलब कहने का, प्राप्त करने के लिए लोग हेल्प कर रहे हैं लोगों की, है ना। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़रूरत है। ये जो टॉपिक लिखा गया है अनिता मजूमदार जी के द्वारा, ये हैं कौन, इनके बारे में जानेंगे। इज असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ लिबरल आर्ट्स, डिपार्टमेंट ऑफ लिबरल आर्ट्स में ये असिस्टेंट प्रोफेसर है, और डिपार्टमेंट लिबरल आर्ट है कहाँ, क्या, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद, IIT हैदराबाद के डिपार्टमेंट ऑफ लिबरल आर्ट्स की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं अनिता मजूमदार। शी इज़ द ऑथर ऑफ द बुक सैरोगेसी ऑक्सफोर्ड इंडिया शॉर्ट इंट्रोडक्शन, सैरोगेसी ऑक्सफोर्ड इंडिया शॉर्ट इंट्रोडक्शन, इसकी एक लेखिका भी हैं, ठीक है, अनिता मजूमदार। इन्होंने ये टॉपिक लिखा है और काफ़ी अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अपने वर्ड्स जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सैरोगेसी का इंग्लिश एक्सप्लेनेशन आप समझ लीजिए, द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग बर्थ टू अ बेबी फॉर अनदर वुमेन हु इज़ अनेबल टू हैव बेबीज हरसेल्फ, जो एक वुमेन जो कि खुद बेबी प्रोड्यूस करने में अनेबल है, उसके लिए एक दूसरी वुमेन के द्वारा बर्थ देना, मतलब गिविंग बर्थ, मतलब बच्चे को जन्म देना, इस प्रकार की प्रथा को सैरोगेसी कहते हैं। किराए की कोख लेना, कुछ इस सेंस का हिंदी होता है, ठीक है। वैरी ऑफ समथिंग होता है काशियस, सचेत होना, सतर्क होना, ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ समबडी, एक्सप्लॉयटेशन होता है शोषण। एग्जाम्पल आप देख लेंगे, द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन, है ना, जैसे बच्चे का शोषण, तो शोषण इस तरह मीनिंग होता है इसका। फोस्टर समथिंग का मतलब होता है टू प्रमोट और एनकरेज समथिंग, किसी चीज़ को बढ़ावा देना, एनकरेज करना, ये होता है फोस्टर का मीनिंग, प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना। एक और मीनिंग होता है टू टेक अनदर पर्सन्स चाइल्ड इनटू योर होम फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम विदाउट बिकमिंग हिज और हर लीगल पेरेंट, बिना उसका वैधानिक, मतलब कानूनी रूप से माता पिता बने, उसको घर ले आना और उसको एक पर्टिकुलर टाइम तक सेना, ये पालन पोषण करना, ये होता है। और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ चुका है, इसलिए मैंने इसे लिखाया है, ठीक है। एक तो बढ़ावा देना मीनिंग होता है, और इस एक्सप्लेनेशन को आप याद रखेंगे जो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपके आ चुका है। एक और एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखेंगे, दे हैव फोस्टर्ड, ये जो इसका एग्जाम्पल है आपका सेकंड वाले का, दे हैव फोस्टर्ड ओवर 60 चिल्ड्रन ड्यूरिंग द पास्ट 10 ईयर्स, उन्होंने, अब ये फोस्टर माने पालन पोषण करना, ठीक है। तो पालन पोषण वाला एग्जाम्पल कौन सा है, वो ये है कि उन्होंने पालन पोषण किया ओवर 60 चिल्ड्रन, 60 से भी ज़्यादा बच्चों का ड्यूरिंग द पास्ट 10 ईयर, पिछले 10 सालों में, ठीक है ना। एल्ट्रुइज्म का मतलब होता है द फैक्ट ऑफ केयरिंग अबाउट द नीड एंड हैप्पीनेस ऑफ अदर पीपल मोर देन योर ऑन, अपने से ज़्यादा अन्य जो लोग हैं उनकी आवश्यकता और खुशी को ध्यान रखना, परोपकार करना, ये मीनिंग होता है एल्ट्रुइज्म का। बहुत पुराना वर्ड है, मतलब पुराना किस लिए, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। गिस्ट माने होता है सार, द मेन मीनिंग ऑफ द पीस ऑफ राइटिंग और स्पीच और ए कन्वर्सेशन, किसी कन्वर्सेशन, राइटिंग या स्पीच का जो मेन पार्ट होता है उसे कहते हैं सार, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे, आई मिस द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर, कैन यू गिव मी द गिस्ट ऑफ व्हाट ही सेड, मैंने लेक्चर की शुरुआत को मिस कर दिया, क्या आप मुझे उसका सार बता सकते हो जो कि उन्होंने कहा।
टिंज क्या होता है? अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कलर, फीलिंग या क्वालिटी। कोई कलर या फीलिंग या क्वालिटी का छोटा सा अमाउंट, उसे टिंज कहते हैं। कॉमर्शियल टिंज आया था ना, मतलब क्या हो गया? कॉमर्शियल फीलिंग, व्यावसायिक आधार की भावना, जो व्यवसाय के उद्देश्य से कोई काम किया जाए तो उसे कॉमर्शियल टिंज कहते हैं, ठीक है। रिलिंक्विश का मतलब होता है रिलिंक्विश समथिंग, गिव अप समथिंग अनविलिंगली, अनिच्छा के साथ कोई चीज़ त्याग देना, ठीक है। अब त्याग करने के 3-4 मीनिंग अगर आ गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में दे दिया आपको, गिव समथिंग अनविलिंगली, है ना। अब उसमें दे दिया अबैंडन माने भी छोड़ देना, त्याग देना होता है। लीव माने भी छोड़ देना, देना होता है। और रिलिंक्विश माने भी छोड़ देना, त्याग देना होता है। अब उसमें एक्सप्लेनेशन आपको जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उसमें दे रखा है गिव समथिंग अनविलिंगली, तो आप अबैंडन थोड़ी ना करोगे, आप वहाँ पर लीव थोड़ी ना करोगे, वहाँ पर आप रिलिंक्विश करोगे, ठीक है। भले ही सबके मीनिंग एक जैसे हो रहे हैं, लेकिन आपको वहाँ सेंस से जाना है अनविलिंगली, अनिच्छा के साथ कोई चीज़ त्याग देना, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था वहाँ पर, ठीक है। तो इसीलिए एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्यों, किस लिए, कौन सा वर्ड एक्सप्लेन किया गया है। एग्जाम्पल देखेंगे, दे हैड रिलिंक्विश्ड ऑल होप दैट शी वाज अलाइव, उन्होंने सारी उम्मीदें त्याग दी थी कि वो जिंदा है, मतलब उनका मन नहीं कर रहा था त्यागने का उम्मीदों को, लेकिन फिर भी उन्होंने छोड़ दी सारी उम्मीदें, सारी आशाएं छोड़ दी, ठीक है। तो ये मीनिंग होता है रिलिंक्विश का, तो इसके आप मीनिंग से जुड़ेंगे। इंटेल समथिंग होता है इन्वॉल्व समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता उस चीज़ को आप शामिल कर लो, है ना, शामिल करना। जैसे द जॉब इंटेल्स ए लॉट ऑफ हार्ड वर्क, ठीक है ना। अब जॉब में बहुत सारा काम वर्क, तो जॉब कर रहे हो तो काम तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो जॉब इंटेल्स ए लॉट ऑफ हार्ड वर्क। इन अ सिमिलर वे इनका मतलब होता है इन ए पर्टिकुलर स्टाइल और मैनर, किसी एक ही तरीके से, एक ही ढर्रे वाला, ठीक है। जैसे अ नंबर ऑफ अदर पीपल कमेंटेड इन अ सिमिलर वे, ज़्यादातर लोगों ने एक जैसे कमेंट किए, ठीक है ना। ये कहने का मतलब। इनफर्टिल का मतलब होता है नॉट एबल टू हैव बेबीज, जिसको मतलब बेबी ना हो, आप बांझ कह सकते हो, थोड़ा सा गंदा वर्ड है, मतलब अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है। और ये ज़मीनों के लिए भी आता है, ठीक है। बंजर जो भूमि होती है, ज़मीन होती है जिसमें कि कुछ ना उपज हो, है ना, तो उस ज़मीन को क्या कहते हैं? बंजर कहते हैं, बंजर भूमि कहते हैं। तो दोनों मीनिंग होता है इसका, ठीक है। तो ऐसे भी पूछा जा चुका है और इसलिए भी पूछा जा चुका है। इसका अपोजिट क्या होता है? फर्टिल होता है, उपजाऊ, ठीक है ना। तो फर्टिल उपजाऊ होता है, ये इसका अपोजिट होता है जो कि पूछा जा चुका है। ऑस्टेसिज्म होता है बहिष्कृत करना, बाहर निकाल देना, जानबूझ करके किसी चीज़ को शामिल ना करना, इंक्लूड ना करना, उसे ऑस्टेसिज्म कहते हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ वर्ड्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, आई होप। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।